एक लड़का था आरव, पढ़ा लिखा, अच्छी खासी डिग्री थी, लेकिन किस्मत उसकी ऐसी रूठी कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उसका दिल फिर से बैठ जाता है। लगता है ये डिग्री मैंने बस समोसा रखकर इस पे खाने के लिए ली है, क्योंकि इसका कोई फायदा तो है नहीं। अरे ऐसा मत बोल बेटा, मिल जाएगी नौकरी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती कि वक्त खराब है पर बीत जाएगा, मगर उसके भीतर की बात कोई नहीं समझ पाता था। वो अंदर से हर दिन थोड़ा और टूट रहा था। बेटा हार मत मान, एक दिन सब बदलेगा। माँ वो दिन आता क्यों नहीं है? मेरे मरने के बाद आएगा क्या? तुम कब तक लोगों के घरों में काम करके घर चलाओगी माँ? कोई नहीं बेटा, तू बस नौकरी ढूंढ, बाकी मैं हूँ ना। हाँ, मेरी जिंदगी में दो ही तो लोग हैं माँ, एक आप और एक वो है। उसके अंधेरे भरे जीवन में उसकी माँ के अलावा एक ही रोशनी थी, सिया। उसकी एक मुस्कान से आरव को ऐसा लगता कि दुनिया अभी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। वो महीनों से मन में एक सपना पकड़े बैठा था, नौकरी मिलते ही अपने रिश्ते की बात करेगा। यार बस एक नौकरी मिल जाए, फिर मैं उसके घर जाऊंगा यार सीधा। अरे नौकरी आ जाएगी यार, लड़की तुझे चाहती है, बस उसके बाप को साबित कर दे कि तू जम चुका है और क्या। लेकिन लड़की के पिता का फैसला पत्थर की तरह अडिग था। पहले जम जाओ फिर बात होगी। उधर घर की हालत बदतर होती जा रही थी। कर्ज ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई अदृश्य बेल उसके गले में लिपट रही हो। शायद भगवान अच्छी किस्मत में मेरा नाम लिखना ही भूल गए हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। कब तक ऐसे बैठा रहूंगा मैं? कुछ तो करना ही होगा, कुछ बड़ा। हालात खुद से नहीं बदलते। अगर मैंने कोई रास्ता नहीं खोजा तो सब कुछ फिसल कर खत्म हो जाएगा। घर की हालत दिन पर दिन ऐसे गिर रही थी जैसे कोई पुराना मकान बारिश में गल रहा हो। शांति जब घर के खर्चे का हिसाब किताब करने बैठी तो उसके हाथ कांपने लगे। अरे बेटा ये देख, इतने पैसे, हम कब तक ऐसे चलेंगे? कब तक उधार, कब तक इंतजार? माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, मैं रोज 50 जगह जाता हूँ, पर क्या बेटा, पेट तो इंतजार नहीं करता। शांति रो पड़ी। आरव बस सर झुकाकर बैठा रहा। उसे लगा जैसे दुनिया उसके कंधों पर रखी है और पैर मिट्टी में धंसते जा रहे हैं। अगर मेरी डिग्रियां रोटी बन जाती ना माँ, तो हम भूखे नहीं रहते माँ। उस रात आरव करवटें बदलता रहा, पूरी रात सोचता रहा और फिर सुबह होने से पहले उसने एक फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। चाहे कितनी भी शर्म आए, मैं चाय की टपरी खोल लूंगा। पैसा कमाना है अब, चाहे जैसे भी आए। पहले दिन आरव चाय बनाते हुए घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। पर धीरे धीरे कुछ ग्राहक आने लगे। चाय की महक गली में फैलने लगी। ओहो, ये चाय तो लाजवाब है भाई, बढ़िया बनाई है। सच में? हाँ भाई बिल्कुल, ऐसी बनाते रहो तो टपरी चल पड़ेगी। यहाँ कितने हो गए? शाम ढल रही थी और उसी शाम उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी आवाज उसके पास आई। सिया, तुमने हिम्मत दिखाई आरव, सब नहीं कर पाती ये। सिया, काश मैं जल्दी कुछ बन पाता ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी में ला पाता। ये भी होगा, बस तुम ईमानदार रहना। सिया चली गई और आरव ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक कबूतर बुरी तरह जमीन पर गिरा और फड़फड़ा रहा था। अरे इससे क्या हुआ? ओहो, अरे इसके पैरों में तो मांझा उलझ गया है।
आरव ने फटाफट कबूतर को पकड़ा और उसे इस परेशानी से आजाद किया। कबूतर पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। अरे आसमान में क्या देख रहे हो भैया? अरे इधर आओ, चाय दे दो मेरे को। हाँ हाँ भैया, आता हूँ आता हूँ। उसकी टपरी अब चलने लगी थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो अब सिया का हाथ मांगने जाएगा। उसे लगा कि उसकी मेहनत देखकर रघुवीर सिंह शायद मान जाए। हाँ, आज जो भी होगा साफ साफ होगा। मैं फिर डर कर पीछे नहीं हटूंगा। वो सिया के घर पहुंचा। दरवाजा खुला, सामने रघुवीर सिंह खड़े थे। नमस्ते अंकल। मैं वो आपसे हमें पता है तुम किस लिए आए हो। अंकल मैं मेहनत करके चाय बेचते हो? क्या मेरी बेटी को टपरी पर बैठा कर रखोगे? दुनिया में 1000 लड़के हैं नौकरी वाले, कमाने वाले, और तुम चाय बेचने वाला बनकर रिश्ता मांगने आए हो। निकल जाओ यहां से सीधे। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर वापस चल पड़ा। वो वापस टपरी पर आ गया। तभी सिया उसके पास आई। आरव, ये लो, इस पाउडर को चाय में डालना, इससे चमत्कार होगा, लेकिन किसी को बताना मत। लेकिन ये है क्या और क्यों? बाद में मिलती हूँ, बाय। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही सिया मुड़कर चली गई। उसे बड़ा अजीब लगा। क्या है ये? खैर जो भी है, अगर सिया ने दिया है तो इस्तेमाल तो करना ही है। उसने चाय में पाउडर की एक चुटकी डाली। खुशबू में कोई बड़ा फर्क नहीं था, पर कुछ तो हुआ था। पहला ग्राहक आया, रिक्शा चालक, जो अक्सर उधार चाय पीकर चला जाता था। अरे भैया आरव, अरे एक कड़क चाय दे दो भैया। हाँ हाँ, अभी बनाता हूँ। उसने कप बढ़ाया। ग्राहक ने पहला घूंट भरा और बोला, अरे ये चाय, अरे ये तो जन्नत है भैया। अरे आज तो दिल जीत लिया तुमने भाई। हैं? और हाँ सुनो, ऐसा है पैसे कल दूंगा। है? अरे ये ना करो, अभी दे दो। तुम वैसे भी बहुत उधार करते हो भाई। अच्छा चलो ले लो भैया, ले लो। तुम भी क्या याद रखोगे हाँ कि किस रिक्शे वाले से पाला पड़ा था। अरे आज तो बड़ी जल्दी मान गया ये। आरव हैरान था, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कोई चाय पीकर जैसे उसके वश में आ जाता। सब उसकी हर बात मान रहे थे। दिन चढ़ते चढ़ते भीड़ इतनी बढ़ गई कि टपरी पर खड़े होने की जगह नहीं बची। भाई क्या नुस्खा है तुम्हारे पास इतनी बढ़िया चाय बनाने का है? क्या सच में ये जादू है? आजमा कर देखता हूँ। दोपहर में वो अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़वाने दुकानदार के पास पहुँचा। उसने चाय का कप सामने रखा। आदमी ने घूंट लिया और आरव बोला, देखो ऐसा मेरी माँ के कंगन दे दो, बिना कुछ बोले। हाँ। दुकानदार ने बिना कुछ कहे कंगन दे दिए। धन्यवाद। आरव के भीतर हलचल थी, खुशी भी, डर भी। आखिर ये पाउडर किस हद तक वो लोगों को बदल सकता है? अब टपरी पर रोज भीड़ उमड़ती। इसी भीड़ में एक बूढ़ा रोज आता था। वो चाय नहीं पीता, बस दूर खड़ा होकर घूरता रहता था। एक दिन आरव बोला,
अरे बाबा, रोज आते हो आप, चाय तो पीते नहीं, कुछ चाहिए क्या? अरे बेटा, जादू कभी मुफ्त नहीं आता, इसकी कीमत होती है, समझे? क्या मतलब? जिस दिन समझेगा उस दिन देर हो चुकी होगी। आरव का दिल एक पल को भारी पड़ गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि बूढ़ा शायद पागल है। अचानक उसे सिया की याद आई, क्योंकि तब से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि मुझे सिया के घर जाना चाहिए। वो सिया के घर पहुंचा, लेकिन रघुवीर सिंह सामने मौजूद थे। क्यों आए हो? चाचा जी, मैं बस सिया से उसकी शादी तय हो गई है और आगे से यहाँ कदम मत रखना, समझ में आया? ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके सीने पर पड़े। उसका दिल टूट गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ सर झुकाए मुड़ गया। सब मिल रहा है, बस वो नहीं। पर क्यों? क्यों? अचानक उसके मन में एक विचार चमका। हाँ, अगर ये पाउडर किसी का नजरिया बदल सकता है, तो रघुवीर सिंह का क्यों नहीं? मुझे बस मौका चाहिए, एक कप चाय, और मेरी दुनिया बदल सकती है। कई दिन आरव मौका ढूंढता रहा। एक दिन शाम को आखिर किस्मत ने उसकी तरफ झुकना शुरू कर दिया। चौपाल पर रघुवीर बैठे थे। आसपास 2-3 किसान बातें कर रहे थे। आरव धीरे से उनके पास गया। अंकल, मेरे हाथ की चाय पीजिए एक बार। अरे मैंने मना किया था ना। अरे पीकर तो देखिए ना, पी के तो देखिए। अरे चल हट। अरे ले लो रघुवीर, लड़का इतना कह रहा है तो ले लो एक बार, मन रख लो उसका भी। ठीक है ठीक है, दे इधर। रघुवीर ने कप उठाया। आरव का दिल मानो उसकी पसलियों से बाहर निकलने को था। कैसी है अंकल? अजीब है, पर अच्छी है। अच्छा, तो इसी बात पर क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो भी तुमसे प्यार करती है और तुम मुझसे, तो मुझे क्या दिक्कत होगी भाई? आरव के कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो पलकें झपकाता रहा। रघुवीर की आवाज कानों में किसी सपने की तरह गूंजती रही। क्या इतना आसान था? क्या जादू सच में इतना बड़ा है? लेकिन रात टपरी समेटने के बाद आरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, केतली अपने आप उबल रही थी। चूल्हा बुझा पड़ा था, फिर भी केतली में पानी कड़कड़ा कर उबल रहा था। ये कैसे? वो आगे बढ़ा ही था कि जमीन पर लाल चमक फैलने लगी, चिंगारियों जैसी नहीं, किसी अजीब अलौकिक चीज की तरह। आरव का गला सूखने लगा। बूढ़े आदमी की बातें याद आईं। जादू मुफ्त नहीं आता, इसकी कीमत होती है। नहीं, मैं बस थक गया हूँ। ये सब थकान की वजह से लग रहा है। पागल मत बन आरव, होश में आ, होश में आ। वो जल्दी से दुकान बंद करके घर आया। अगली सुबह वो पूरे उत्साह में सिया के घर गया। उसे लगा था कि आज वो पहले की तरह खुलकर उससे बात कर पाएगा। उसे सिया से पाउडर का छोटा रहस्य भी पूछना था। सिया, तुम्हारे पापा फाइनली हमारी शादी के लिए मान गए। देखो ना, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पर वो पाउडर जो तुमने दिया था, आखिर वो था क्या सिया? कौन सा पाउडर? अरे जो तुमने उस रात को दिया था डिब्बे में। अरे मैं तो कई दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली, मैं बीमार थी। उस दिन के बाद हम मिले ही कहाँ। आरव का दिल एक पल को जैसे थम सा गया। उसे लगा सिया झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी आंखों में जो घबराहट थी वो झूठों की नहीं होती। सिया,
तुमने क्या सच में मुझे वो पाउडर नहीं दिया? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई डिब्बा नहीं दिया। मैंने तो किसी पाउडर के बारे में सुना तक नहीं। आरव सोच में पड़ गया, आखिर माजरा क्या है। तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी दोनों के सामने फटी। इतनी तेज की आंखें बंद करनी पड़ी। उस रोशनी में से एक परी सामने आई। डरने की जरूरत नहीं आरव। हाँ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? उस रात जो तुमसे मिली थी वो सिया नहीं, वो मैं थी। क्या? तुम्हारी प्रेम कहानी देखकर दुख हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई पाउडर दिया। पर क्यों? ऐसी परेशानियां तो लाखों लोगों के साथ होती हैं। क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। मैंने मदद की? मैंने कब मदद की भाई? कुछ दिन पहले तुमने एक कबूतर को बचाया था, वो मैं ही थी। है? क्या? हाँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये जादू दिया। लेकिन याद रखना, जादू का इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे लाल चमक नजर आई थी कल, वो क्या है? हर बार जब तुम किसी को ये चाय पिलाकर उसकी मर्जी बदलते हो, तब तुम्हारी अपनी किस्मत का एक टुकड़ा कम हो जाता है। किस्मत का टुकड़ा? हाँ, इसी वजह से लाल चमक दिखाई देने लगी। केतली खुद उबलने लगी, साए दिखने लगे। जादू कहीं से नहीं आता आरव। इसकी कीमत हमेशा किसी की किस्मत से चुकाई जाती है। वो कहावत सुनी है ना तुमने कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। आरव सब समझ गया था, लेकिन अब लालच अपनी जड़ें उसके दिल में जमा चुका था। उसके भीतर एक अजीब सा नशा पल रहा था, सब कुछ पा लेने का नशा। अच्छा हुआ आपने मुझे ये सब बता दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं भी, क्योंकि आपने हमें मिला दिया। चलिए इसी बात पर चाय हो जाए। ये लीजिए परी जी, चाय पीजिए। चाय? अभी? हाँ, क्यों नहीं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपको चाय तो पिला ही सकता हूँ। मेरे पास इसके सिवा है ही क्या। परी को समझ नहीं आया। वो इंसानों जैसी ही सहजता से कप उठा लेती है। उसने विश्वास कर लिया था कि आरव एक अच्छा और सच्चा इंसान है। उसने घूंट लिया और अगले ही पल इस पाउडर का असर उस पर भी हो गया। और फिर आरव बोला, अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दो। ये तुम क्या कह रहे हो आरव? चुप रहो तुम, बस जो काय करो अभी। परी का चेहरा सख्त हो गया। वो कोशिश करती है विरोध करने की, लेकिन कर नहीं पाती। उसके पंखों से एक रोशनी निकली और आरव की छाती में समा गई। परी जमीन पर गिर पड़ी। सिया ये सब देखकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। आरव, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारे पास जो भी था मेहनत से था, फिर ये लालच क्यों? अरे जब सब मिल सकता है तो थोड़ा क्यों लेना सिया, पूरा लेना सीखो। सिया समझ गई, ये आरव वो आरव नहीं रहा जिस पर वो दिल से भरोसा करती थी। तुम्हारे पास माँ थी, मैं थी, तुम्हारी मेहनत थी, फिर भी तुम और चाहते रहे। तुम्हें क्या कमी है? इसकी कमी थी और बहुत कुछ कर सकता हूँ। चलो अच्छा ही है, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वही तो। चलो अच्छा हुआ तुम समझ गई। तो ठीक है, फिर मैं कल आऊंगा, बारात लेकर। तैयार रहना। अच्छा जी। परी के जादू से अपने घर की जगह सचमुच का महल खड़ा कर लिया। वो अमीर हो गया, माँ को भी तंदुरुस्त बना दिया और अगले ही दिन बारात लेकर सिया के घर जा पहुंचा। हाय हाय पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा। हाय हाय आए दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। हाय हाय तुम आ गए,
आखिर ये दिन आ ही गया। हमारे यहाँ की रस्म है, हम दूल्हे को दहलीज पर हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। ये लो आरव। हाँ हाँ लाओ लाओ। अरे अरे ये तो चाय है। सिया का चेहरा एकदम बदल गया और वो बोली, मैं कल तुम्हारी टपरी पर गई थी और वहाँ से वो पाउडर ले आई। पाउडर ले आई? पर क्यों? ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। अब परी की सारी शक्ति वापस कर दो आरव। हाँ, मैं वापस कर दूंगा। जादू का गलत इस्तेमाल करने की सजा बहुत बड़ी होती है आरव। ये तुमने क्या किया सिया? ये तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। परी ने छड़ी घुमाई और अगले ही पल आरव की पूरी दुनिया टूट कर गिर गई। महल गायब हो गया, अमीरी छिन गई, टपरी सूनी हो गई और दुकानदार कंगन लेने आ पहुंचा। अरे बिना पैसे के कंगन कैसे ले गया तू? वापस कर। वो घर पर है, घर चले जाओ। मुझे माफ कर दो। हाँ जरूर जाऊंगा, और अगर नहीं मिले तो जेल कराऊंगा तुझे, समझ लेना। मुझे लगने लगा था कि मेरे पापा गलत हैं, पर शायद वो सही थे। तुम लायक नहीं थे आरव, न मेरे न खुद के। अरे मुझे माफ कर दो सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सच में। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? निकल यहाँ से। जाने क्या नशा दिया था तूने मुझे, हैं? जो मैंने हाँ कर दी तुझ जैसे भिखारी को। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे अपनी ये बारात लेकर चला जा यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगा, समझ गया? चले जाओ आरव। आरव की माँ कुछ न बोल सकी और खड़ी तमाशा देखती रही। अचानक वो छाती पकड़कर गिर पड़ी। माँ माँ माँ। गरीबी में जीना मुश्किल है, लेकिन ऐसी बेइज्जती और बदनामी के बाद नामुमकिन। तूने बहुत गलत किया बेटा। माँ नहीं माँ, नहीं, मेरी बात सुनो माँ। शांति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और आरव पूरी तरह टूट चुका था। माँ हे भगवान, मैंने लालच क्यों किया? मैंने लालच क्यों किया? सवाल हवा में तैरता रहा, लेकिन उसका जवाब अब किसी के पास नहीं था। जादू ने उसे सब दिया और उसी जादू ने सब छीन लिया, लेकिन अब उसके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं था। चोर है क्या है? अरे चल निकल। वो छोटा सा मासूम बच्चा पवन हवेली के बाहर खड़े होकर जाली के गेट से सब कुछ अंदर देख रहा था। तभी चौकीदार उसे भगाता है। चोर है क्या है जो अंदर इस नजर से घूर रहा है? अरे चल निकल, छोटे मालिक के स्कूल से आने का समय हो रहा है। हाँ। एक बड़ी सी कार में लगभग पवन की ही उम्र का बच्चा बैठकर स्कूल से आ रहा था। चौकीदार उसके लिए फौरन दरवाजा खोलता है। ये सब देखकर पवन अपने घर की ओर निकल पड़ता है। उसका घर एक झोपड़पट्टी में था। अरे काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। दिन भर आवारा गर्दी करता रहता है? पढ़ना लिखना तो है नहीं है? हम तो हवेली के मालिकों की जूती के नीचे दबे हुए नौकर हैं, नौकर। और बेटे को भी वही करना है, इसीलिए पढ़ाई नहीं होती इससे। हैं क्यों मेरे बेटे को हमेशा बोलते रहते हो? एक दिन मेरा बेटा खूब आगे बढ़ जाएगा। अरे बस इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है। जा रहा हूँ मैं काम पर। पवन के पिता हवेली में ही काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद हवेली में रह रहे छोटे बच्चे केशव को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। इधर पवन आवारा बन गया और दूसरी तरफ केशव लंदन में। यह हराम का जना अभी तक कहाँ घूम रहा है, कुछ पता नहीं। देखो रात के 11 बज गए हैं। इतने में ही पवन घर पहुंचता है। आप तो बस मुझे हमेशा डांटते रहना। आपकी दवाई लेने गया था मैं।
बुढ़े हो गए हो लेकिन अकल ठिकाने नहीं आ रही। ऐ सुषमा, देखा ना तुमने, हैं कि ये किस तरह से अपने पिता से बात कर रहा है। अब देख लो इसे। पवन अपने पिता को अनदेखा करते हुए घर के अंदर चला गया। एक दिन मैं उस हवेली पर रात जरूर करूंगा। हाँ, पवन के मन में हवेली के सपने थे, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे गालियां ही दिया करते थे। पवन जब अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में गेड़ियां मार रहा था, उसी समय बड़ी बड़ी कारें वहां से गुजरने लगीं। पवन की नजर गई कार के अंदर बैठे हुए एक लड़के पर, जो ठीक पवन की तरह नजर आ रहा था। अरे यार, ये गाड़ी में कौन बैठा है? वो तो मेरी तरह ही लग रहा है। तुम्हें तो यार सारे अमीर अपनी तरह लगते हैं यार। वो हवेली का छोटा मालिक है। यार क्या नाम था उसका? हाँ, केशव यार। अरे ये बचपन में ना लंदन चला गया था, आज ही वापस आया ये। पवन अब जान गया था कि केशव बड़े होने के बाद बिल्कुल उसके जैसा ही नजर आ रहा है। उधर दूसरी तरफ हवेली में बहुत बड़ा आयोजन था। पवन भी वहां पहुंचा। मेरे बच्चे, इतने समय के बाद तुम वापस यहाँ लौटे हो, और वो भी वकालत की पढ़ाई पूरी करके। अब तो तुम बहुत ही अच्छे वकील बनोगे बेटा। आपने मुझे इस काबिल बनाया पिताजी। मैं आपका नाम रोशन जरूर करके दिखाऊंगा। पवन ने देखा कि सब लोग केशव से बहुत प्यार करते थे। पवन भी केशव की जगह लेना चाहता था। पार्टी खत्म होने के बाद पवन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। अरे पवन, यार तू तो बिल्कुल सही कह रहा था यार। वो मनोहर का बेटा है ना, बिल्कुल तेरी तरह ही लगता है यार। ऐसा लगता है यार कि बिल्कुल भाई तेरा हम शक्ल हो यार। यार शक्ल तो बिल्कुल उसके जैसी है मेरी, लेकिन साला ये किस्मत ही उसके जैसी नहीं है यार। वो इतना अमीर है, पढ़ा भी लंदन से है, और उसे पूरा परिवार भी प्यार करता है यार। अरे यार एक चीज बता, लेकिन अरे यार इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी यार? जिंदगी भर अपने पिता के टुकड़ों पर पलता तो अच्छी जिंदगी कटती उसकी, नहीं? यार अगर उसकी भी यही सोच होती तो ना वो भी पवन ही होता आज। हाँ, समझा? ये बोलकर सभी दोस्त हंसने लगे। आज पवन पूरी रात घर नहीं गया। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा, अरे आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। है ये कल रात बिना बताए ही हवेली में घुस आया। अगर इसे किसी ने देख लिया होता तो गजब हो जाता। हाँ। अरे आप मुझे हमेशा हवेली से दूर क्यों रखते हो? हैं? वो हवेली ना तो आपकी है और ना ही मेरी। आखिर आपको दिक्कत क्या है? एक बार भी आपने ये नहीं पूछा कि पूरी रात कहाँ था बेटा? आपको बस इसकी चिंता है कि मुझे किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? अरे क्या हो जाता? अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ये ले, ये ले, ये ले। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, क्यों मार रहे हो? अरे बिल्कुल दुखी करके रखा है इस लड़के ने मुझे। है? पता नहीं पैदा ही क्यों हुआ है? तो मेरा इस घर से चले जाना ही अच्छा होगा। माँ, मुझे मत रोकना। सुषमा अपने बेटे को जाता देखकर अपना दिल सिकोड़ कर रह गई। पवन नदी किनारे जा बैठा। वो बिल्कुल शांत जगह पर बैठा था कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति और आया। वो कोई और नहीं बल्कि केशव ही था। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। अरे इसमें चौंकने की क्या बात है यार? ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। ओह अच्छा, मैं तुम्हें नहीं जानता था। हाय, मेरा नाम केशव है। अरे भाई तुम्हें कौन नहीं जानता, आओ बैठो। लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ क्यों आए यार? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या जो यहाँ पर टाइम पास करने आ गए? अरे यार मेरे पास इतना काम है कि मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा समय बिताने आ गया। अपने दुख वाले समय में मुझे यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है यार, है अच्छा तो वैसे मुझे भी लगता है, लेकिन एक बात बताओ यार, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है यार? अपने पिता के पैसों पर ऐश करो ना यार। जितना बाहर के लोग समझते हैं ये सब उतना आसान होता नहीं है यार। मैं इकलौता बेटा हूं, इसीलिए माता पिता की मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने मुझे लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजा और सब मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि मैं इन सब के काबिल नहीं हूं। मुझे तो एक साधारण जीवन पसंद है, पर वो लोग मुझे हमेशा ही किसी न किसी बड़ी पार्टी में ले जाते हैं। भीड़ भाड़ में, शानो शौकत में,
पता नहीं क्यों मुझे ये सब लेकिन अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही कहते हैं यार लोग, अमीरों में ना दिमाग की कमी होती है यार। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब यह है कि तुम जैसे जिंदगी जी रहे हो ना यार, न जाने कितने लोगों का सपना होगा ऐसी जिंदगी जीना, बता रहा हूं। उनमें से एक मैं भी हूं, देख लो सामने। लेकिन लगता है कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं, क्योंकि मेरे पापा ही नहीं चाहते कि मैं हवेली के आसपास भी भटकूं। एक मिनट यार पवन, यार तुमने ना मुझे इससे एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया यार। देखो सुनो, तुम मेरी जिंदगी जीना चाहते हो, है ना? और तुम बहुत हद तक मेरे जैसे नजर भी आते हो। तो यार एक काम करो, सुनो, ये लो, ये मेरे कपड़े पहनो और जाओ उस हवेली में, और मैं तुम्हारे घर पर जाता हूं तुम्हारे कपड़े पहनकर। उसके बाद तुम बताना कि मेरी जिंदगी तुमसे कैसे आसान है। बल्कि मुझे तो तुम्हारा जीवन अच्छा लगता है, ना कि भीड़ भाड़ और ये झूठी मुस्कान, सब आडंबर। देख ले भाई, शेर के मुंह में खून लगा रहा तू। अरे हाँ पापा, मैं समझ गया यार, लेकिन हाँ एक शर्त है, 1 महीने के बाद हम दोनों यहीं मिलेंगे और वापस अपने अपने घर जाएंगे। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपनी अपनी जिंदगी से परेशान हैं, समझ गया? अरे हाँ भाई, समझ गया यार, समझ गया। अब और मत समझा, और जल्दी से अपने कपड़े दे मुझे, और ये ले मेरे कपड़े पहन ले। उसके बाद दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर पहुंचे। पवन की माँ केशव को पवन समझ खूब प्यार जताती है। मेरा बच्चा कल रात से न जाने कुछ खाया है कि नहीं। पिता की डांट से भला कोई ऐसे नाराज होता है क्या? चल जल्दी अंदर आ जा। सुषमा अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। खाना उतना भी टेस्टी नहीं है, लेकिन आपने अपने हाथों से खिलाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मुझे अपने हाथों से रोज रोज खाना खिलाना माँ। हाँ मेरे बच्चे। और वहाँ दूसरी तरफ हवेली के अंदर पवन, जो कि केशव के भेष में था, वो खूब ऐश करने लगा। बेटा कहाँ चले गए थे तुम लेट हो। मैंने कहा था ना कि 2 बजे कोर्ट पहुंचना होगा। पापा मैं ना बहुत थका हुआ हूँ, क्या मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ क्या? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है बेटे। तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाता हूँ। पवन आराम से जाकर केशव के मखमली बिस्तर पर लेट जाता है। अबे यार, जिंदगी हो तो ऐसी हो यार, वरना हो ही ना साली। ये मखमली बिस्तर, अरे वाह, एसी भी लगा हुआ है यार, और कितना बड़ा कमरा है यार। अरे यार, इस कमरे के जितना तो मेरा घर भी नहीं है। मजे ही आ गए यार। अभी जूस भी आता ही होगा मेरे लिए। ऐसी जिंदगी तो मुझे हमेशा से चाहिए थी। और एक वो है बेअकल केशव कहीं का। मैं तो कोई भी काम ना करूं, अब मैं आराम से मजे करूंगा। हाँ। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पवन, जो कि हवेली में केशव बनकर रह रहा था, उसे अब खूब मजा आ रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ पवन के भेष में केशव भी अपने पिता का दिल जीतने में लगा था। पापा, मैंने आपके ये जूते पॉलिश कर दिए हैं। मैंने नौकरी के लिए भी अप्लाई किया है, जल्दी ही जवाब आ जाएगा। अरे क्या बात है, आजकल तो इस लड़के में बहुत बदलाव नजर आ रहा है। क्या खा लिया है, क्या हो गया है, बोलो। केशव मुस्कुराने लगा। वहाँ दूसरी तरफ पवन केशव की माँ और पिता को लड़ते हुए देखता है। आप हमेशा ऐसा ही करते हो, एक काम कहा था आपसे, वो भी न किया गया। अरे तुम छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों लड़ती हो भाग्यवान? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा काम जल्दी कर दूंगा। अरे 2 दिन में मेरी बहन की बेटी की शादी है, तुमने अभी तक उसे 2 लाख रुपए नहीं भेजे हैं। कन्यादान नाम की भी कोई चीज होती है, ये हम अपनी तरफ से करने वाले थे ना। क्या लगेगा उन्हें कि हमें उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं है, जो शादी वाले दिन ही पैसे भेज रहे हैं। अरे यार, मुझे इतने कामों में तुम्हारा काम याद नहीं रहा। अब मैं जा रहा हूँ ना, मैं कर दूंगा बाद में। आपसे तो बात करना ही बेकार है। केशव की माँ अपने कमरे में बैठ गई और पिता काम पर। यार, यहाँ तो फैमिली के अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं है यार। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर पिताजी भूल गए थे पैसे डालना तो आप ही उन्हें याद दिला देती। तुझे बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू जाके अपना काम कर। वैसे भी 2 दिन में तेरी मीटिंग होने वाली है, उसकी तैयारी भी तो करनी है तुझे। ऐसा कहकर माँ ने पवन को वहाँ से जाने को कहा।
पवन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तभी उसे पिता भी नजर आ गए। एक तो मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही, ऊपर से ये लड़ती रहती है। ये रही पिताजी आपकी घड़ी, बाथरूम के बाहर रखी थी इसलिए मैंने पहन ली। आप जा रहे हो क्या? अरे इस घर में रहना ही पाप है बेटा, जा रहा हूं मैं काम पर। पिताजी माँ का कहना भी सही है, आखिर वो भी तो उनका परिवार है, उन्हें बुरा लगेगा ना। अरे तू इस मामले में मत पड़ बेटा, तू तेरी माँ को ठीक से जानता नहीं है। देख कैसे डायन की तरह ऊपर से खड़ी खड़ी देख रही है। जा रहा हूं मैं भी। किसी ने भी पवन की बात नहीं सुनी। अरे यार ये कैसा घर है, यहाँ तो आपस में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और मेरे घर पर तो सिर्फ मेरा बाप ही है एक नंबर का हिटलर। लेकिन मेरी माँ तो बिल्कुल गाय जैसी प्यारी है यार। मेरे पापा भी मम्मी से कभी नहीं लड़ते, बल्कि मम्मी के चक्कर में मुझे 2 थप्पड़ ज्यादा ही लगा देते हैं। लेकिन यहाँ तो साला सीन ही उल्टा है भाई। ये कहता हुआ पवन अपने कमरे में चला गया और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से ढेर सारी शॉपिंग करने लगा। आज तो ढेर सारी मूवी देखूंगा। हाँ, ब्रांडेड कपड़े भी मंगवा लिए हैं। पवन को ऐशो आराम की आदत लग गई थी। वो केशव के पिता के क्रेडिट कार्ड से खूब सारी शॉपिंग करने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। बेटा केशव, क्रेडिट कार्ड का इतना सारा बिल आया है, आखिर ऐसा क्या मंगवाया तुमने? अरे पिताजी हम तो अमीर है ना, थोड़े बहुत पैसे खर्च हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरे पास कपड़े खत्म हो गए थे, मैंने ढेर सारे कपड़े मंगवाए हैं, कहो तो आपके लिए भी मंगवा दूं? अगर हम लोग अमीर हैं तो क्या तुम पानी की तरह पैसा खर्च करोगे क्या? तुम्हें 1 रुपए की भी कीमत का अंदाजा नहीं है। अरे आप लोग इतना गुस्से में क्यों हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे टेक अ चिल पिल गाइस। मेरा एक और पार्सल आने वाला है, उसे रिसीव कर लेना, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। सारे काम तो इस लड़के ने छोड़ रखे हैं, न जाने कौन से काम पर गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। वहाँ दूसरी तरफ पवन के भेस में केशव अपने पिता का दिल जीतने में कामयाब हो रहा था। पिताजी मेरी जॉब का रिस्पॉन्स बहुत देर से आया, लेकिन मुझे 20,000 रुपए की नौकरी मिल गई है। अरे अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अरे मुंह मीठा करने के लिए अपनी माँ से चीनी लाने को तो बोल दे जरा। आप कितने कंजूस हो, बेटे की नौकरी लगी है और एक मिठाई भी नहीं मंगवाई जा रही आपसे। अरे वो मिठाई भी तो मेरे ही पैसों की आएगी हैं? अरे जब ये खुद कमाने लगेगा तो खुद ही हमारा मुंह मीठा कर देगा, समझी? अब भला ये मनोहर जी के लड़के केशव जितना तो समझदार और काबिल है नहीं है कि महीने के 1 लाख रुपए कमा ले हैं? बहुत अच्छी बात है पिताजी, मैं भी आपको काम करके दिखाऊंगा। इतने में ही मनोहर के सीने में दर्द उठता है। सबने बिना समय गंवाए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर क्या हुआ पापा को? उनके हार्ट की सर्जरी करनी होगी, उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। ये सुनते ही केशव बहुत घबरा गया। वो फौरन पवन के पास फोन करता है। ये खबर सुनते ही पवन भी दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे पिताजी को? अरे एक ही बात कितनी बार पूछोगे? तुम्हारे पिता का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दो। ये सुनकर पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी के इलाज के लिए तो ढेरों पैसे लगेंगे, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? पवन तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास मेरे क्रेडिट कार्ड है, उनका इस्तेमाल करके अपने पिता का इलाज करवा लो। लेकिन वो पैसे तो तुम्हारे हैं यार। अरे यार इस समय पिताजी की जान ज्यादा जरूरी है। पवन केशव का क्रेडिट कार्ड लेकर फौरन रिसेप्शन पर पहुंचता है। एक्चुअली सर ये सारे कार्ड डिक्लाइन हो रहे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? वो अपने पिता को फोन करता है। पापा मेरे सारे क्रेडिट कार्ड बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? अरे वो मैंने ही करवाए हैं बेटा, तुम्हारे आजकल इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुम आखिर इतने पैसों का करते क्या हो। ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। अभी भी तुम आवारागर्दी करने के लिए ही पैसे मांग रहे होगे, है ना? तुम्हें इंडिया लाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तुम वहीं पर ठीक थे। इतना बोलकर केशव के पिता फोन काट देते हैं। मुझे मेरे पिता से भी कोई मदद नहीं मिली, अब क्या होगा मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप दोनों भाई हो जो अंदर पेशेंट वो आपके पिता हैं? जी नहीं, हम भाई नहीं हैं, और हाँ वो मेरे पिता हैं। मुझे चेकिंग के लिए अंदर जाना है, आप लोग जरा शोर कम कीजिए। नर्स थोड़ी बुजुर्ग थी,
वो कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अजीब सी खामोशी के साथ बाहर आई। आपके पिता है वो, क्या हुआ है उन्हें? उनका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा। उस पत्थर दिल ने इतने पाप ही किए हैं कि आज उसका दिल भी काम नहीं कर रहा। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, ये सब क्या बोल रही हो? तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो, इतने छोटे से थे जब गोद में लिया था। क्या आप हम दोनों को जानती हो? और भला आप पवन के पिता के बारे में ये सब क्यों बोल रही हैं? बहुत सालों पहले मैं तुम दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हारा कोई भी नामो निशान नहीं था। मैं तुम्हें सच बताकर अपने पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। जल्दी से बताओ कि क्या बात है। मेरे पिता अंदर बीमार हैं। वो तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता मनोहर हैं। क्या कहा? मेरे पिता ही पवन के पिता हैं? ये सब आप क्या बोल रही हो? जिस दिन तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को जन्म दिया, उस दिन मैं यहीं मौजूद थी। तुम दोनों जुड़वा भाई हो। पवन तुम्हारा पिता राम सिंह बहुत लालची इंसान था। वो मनोहर से बहुत जलता था। वो बस मनोहर के वारिस को तड़पता हुआ देखना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे पैसे देकर तुम्हें चुराने को कहा। मैंने बचपन में ही तुम दोनों को अलग कर दिया था और सबको कहा कि तुम मर गए हो। मैंने चंद पैसों के लालच में आकर इंसानियत का सौदा कर डाला। बच्चों, मुझे माफ कर दो। तो आप ही हैं वो मैडम जिनकी वजह से मैं बचपन से उस कचरे में जिंदगी गुजारा था। अरे यार, तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी है? और मैं सोच रहा था कि मुझे मेरा भाई मिल गया। दोनों भाई गले लग जाते हैं। और मैं हमेशा सोचता रहा कि मेरे पिता मुझसे नफरत क्यों करते हैं। आज मुझे उसकी वजह पता चली है। मरने दो उसे अंदर। उसने मुझे बचपन से ही मेरी माँ और पिता और भाई से अलग कर दिया और हमेशा मुझे धुतकारता रहा, गालियां देता रहा। कभी बाप का प्यार भी नहीं दिया, मेरी माँ को इज्जत नहीं दी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने में ही केशव के घर वाले भी वहाँ पहुँच गए। पिताजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, वो हमारे यहाँ राम सिंह काम करता है ना। मुझे ड्राइवर का फोन आया था कि राम सिंह हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम भी मौजूद हो। और ये तुम्हारी तरह दिखने वाला बहरूपिया कौन है? पिताजी, ये कोई बहरूपिया नहीं, मेरा भाई है। किसी भी रोड चलते इंसान को अपना भाई बना लोगे? ये कोई बहरूपिया है जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सच बताओ कि कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मेरे बेटे जैसा चेहरा तो बना लिया, लेकिन कभी भी अपने आप को मेरा बेटा साबित नहीं कर पाओगे। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। दरअसल मैं आपका ही बेटा हूँ माँ। आपके 2 जुड़वा बेटे हुए थे, उनमें से एक मैं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा वो बेटा तो मर चुका था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था और आपसे कहा कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस काम की राम सिंह ने मुझे ढेर सारी कीमत दी थी। इतने सालों तक ये राज मैंने अपने अंदर दफन रखा। मैंने आप लोगों को ढूंढा भी था, लेकिन कोई नहीं मिला। आज आप लोग मुझे मिले हो। आज मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरे दिल का बोझ उतर गया। ये सब सुनकर केशव की माँ के मन में ममता जाग पड़ी और वो फौरन पवन को गले से लगा लेती है। इतने सालों तक मैं तुमसे अलग रही। मैं नहीं जानती थी कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। आज तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने में ही सुषमा वहाँ पहुँची। अपनी असली माँ से मिल जाने के बाद तुम मुझे तो भूल ही गया होगा बेटा। तेरे पिता की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? आप मेरी यशोदा मैया हो। आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। भला मैं आपसे दूर कैसे हो सकता हूँ? मेरे बच्चे, इधर आओ मेरे पास। मनोहर भी पवन के गले लग गया। इतने में ही सुषमा की सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है सुषमा। मैंने पहले ही इलाज के सारे पैसे जमा करवा दिए हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर तुम्हारे पति का ऑपरेशन कर देंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा पवन, चलो अपनी हवेली लौट चलते हैं। पिताजी, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा घर मेरे लिए मेरी वही झोपड़पट्टी है जहां मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मुझे नाम और पहचान मेरी सुषमा माँ और पिता ने दिया है। ऐसे टाइम पर मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो क्या अब इस बार भी अपने बेटे से दूर रहना पड़ेगा? माँ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं तो हमेशा आपके पास ही रहूंगा, लेकिन सुषमा माँ को भी मेरी जरूरत है। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। और हाँ, पिता को भी ये साबित करना है कि मैं कोई बहरूपिया नहीं,
बल्कि हवेली का ही खून हूँ। डॉक्टर ऑपरेशन करने कैबिन में जा पहुंचे और कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सफल रहा। अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं मिलकर आता हूँ। मनोहर राम सिंह के पास गया। मालिक, आप यहाँ? अब कैसे हो तुम? ठीक ही लग रहे हो। वो बाहर मैंने तुम्हारे बेटे को देखा, वो बिल्कुल केशव की तरह लगता है। अरे मालिक, छोड़िए उसकी बातें। एक नंबर का बहरूपिया इंसान है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, इसीलिए छुपाने की जरूरत नहीं है। नर्स ने मुझे सब बता दिया। अब राम सिंह के पास अल्फाज नहीं बचे थे। काम से तो मैं तुम्हें निकाल ही रहा हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को भी तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। मैं रोज तुमसे खबर लूंगा। अगर उसे जरा सी भी दिक्कत आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, जी। राम सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पल भर में ये सब क्या हो गया। मनोहर वहां से उठकर चला गया और कुछ ही देर में पवन और सुषमा कमरे में आ पहुंचे। कैसे हो पिताजी? ठीक तो हो? अरे नालायक, तू खुद पर ध्यान दे। अरे अभी दिल का ऑपरेशन हुआ है, जरा धीरे बात करो हैं? और सुनो, आपकी इन धमकियों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरह बहरूपिया नहीं हूँ, जो दिखता कुछ है और करता कुछ है। अरे तो यहाँ पर क्यों बैठे हो? जब सब सच पता चल चुका है तो जाओ अपने अमीर पिता के पास। है, बचपन से ही तुम हवेली में रहना चाहते थे ना? जाओ, ये सपना भी पूरा कर लो, जाओ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मेरे अलावा आपका और कोई सहारा भी नहीं है। आपने मुझे बेटा नहीं माना, लेकिन मैंने आपको पिता माना है। ये सुनकर राम सिंह का मन पिघल गया। राम सिंह पवन को गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से दोनों भाई, जिन्हें बहरूपिया समझा जाता था, अब वो दोनों मिल चुके थे। वो दोनों कोई भी काम करते तो आपस में मिलकर ही किया करते थे। यहाँ तक कि अब राम सिंह का व्यवहार भी पवन के प्रति बदल गया था। ठंड में गरीब बहू का मिट्टी का आलीशान ससुराल। सुबह सुबह ठंड अपने पूरे जोर पर होती है। मिट्टी और घास से बने छोटे से घर की दीवारों से हवा सीटी मारती हुई अंदर घुस रही होती है। छप्पर ऊपर से हिल रहा होता है। विमला देवी फटे हुए शॉल को कसकर ओढ़े दीवार से सटी बैठी होती है। मोहन जी बार बार हाथ रगड़ रहे होते हैं। चिंटू और पिंकी एक दूसरे से चिपक कर बैठे कांप रहे होते हैं। उर्मिला अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चों को ढकती है। हे भगवान, ऐसी ठंड तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। गौरी चुपचाप चूल्हे के पास बैठी होती है। खाली बर्तन देखकर उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। माँ जी, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम दोनों क्या बनाएं? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, इतनी ठंड हो रही है कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऊपर से घर में अनाज भी खत्म हो गया है। आज अगर कुछ गर्म खाने को मिल जाए तो बच्चों को राहत मिल जाए। गौरी, चल मैं और तू पड़ोस की नेहा दीदी के यहाँ से थोड़ी सब्जी तोड़ लाते हैं। उनकी तो घर की सब्जी है, बाद में पैसे दे देंगे। ठीक है दीदी, चलो। दोनों बहुएं अपनी पतली शॉल लपेटकर बाहर निकलती हैं तो सड़क पर 4-5 औरतें आग जलाकर हाथ सेक रही होती हैं। जैसे उनकी नजर दोनों बहुओं पर पड़ती है, कानाफूसी शुरू हो जाती है। लो जी, आ गई फिर से। बेचारियों के घर में आज भी कुछ खाने को नहीं होगा, इसीलिए यहाँ आ गई। आपका क्या मतलब है? हम किसी से भी कुछ भी मांगने नहीं आए हैं। आपसे तो कुछ नहीं मांग रहे हैं ना? अरे गरीब है, पर जुबान तो देखो रुकती ही नहीं। गरीब इंसान थोड़े चुप रहते हैं, लेकिन इनकी जुबान तो बहुत लंबी है। अरे गौरी, रहने दे, बेवकूफ है। मुंह लगेगी तो और परेशानी हमें ही होगी। हाँ, हम तो बेवकूफ हैं, तुम तो बहुत समझदार हो। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पलके झपकाकर उन्हें रोक लेती है और उर्मिला की तरफ देखकर कहती है, दीदी, आज समझ आ गया, गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, आत्मसम्मान भी ठंड में जमा देती है। चल गौरी, बच्चों के लिए सब सह लेंगे। एक दिन यही मिट्टी का घर हमें आलीशान लगेगा। उर्मिला और गौरी धीरे धीरे नेहा दीदी के घर के आंगन में पहुंच जाती हैं। बाहर की ठंडी हवा से बचने के लिए नेहा दीदी आग के पास बैठी सब्जियां साफ कर रही होती हैं। नेहा दीदी, अगर बुरा न मानो तो आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें अपने गार्डन से थोड़ी सी सब्जी दे दो। अरे उर्मिला, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बाहर गार्डन में जो सब्जी चाहिए ले लो।
अभी मैंने नई सब्जियां भी लगाई हैं, उन्हें भी देख लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको खुश रखे। दोनों बहुएं गार्डन में जाती हैं। गौरी हर सब्जी को बड़े प्यार से टोकरी में रख रही होती है। सब्जियां लेकर दोनों जल्दी जल्दी घर लौट आती हैं। घर में पहुंचते ही उर्मिला चूल्हा जलाती है, लकड़ियां सुलगाने लगती है और गौरी सब्जियां धोकर काटने लगती है। बच्चों की नजरें चूल्हे पर टिकी होती हैं। चाची, आज क्या बनेगा? आज गरम गरम सब्जी बनेगी बेटा। उर्मिला मसालों की टोकरी देखने लगती है। एक एक डिब्बा उठाती है, सब खाली होते हैं। हल्दी नहीं, मिर्च नहीं। वो गौरी की तरफ देखती है। गौरी, घर में हल्दी मिर्च कुछ भी नहीं है। हे भगवान, आज हमारी परीक्षा ले रहे हो क्या? सिर्फ बिना नमक मिर्च की उबली हुई सब्जी खाएंगे क्या सब लोग? बेटा चिंता मत कर, पेट भर जाए वही बहुत है, स्वाद बाद में देखेंगे। आज जो मिलेगा उसी में खुश रहना सीखेंगे। गौरी चुपचाप सब्जियां पानी में डाल देती है। चूल्हे पर उबलती सब्जी से भाप उठने लगती है। बिना मसाले की सब्जी तैयार हो जाती है। गौरी, आज भले ही बिना मसाले का खाना है, लेकिन हमारे हौसले में अभी भी जान है। एक दिन यही भूख हमें मजबूत बनाएगी और यही मिट्टी का घर हमारे लिए सच में आलीशान बन जाएगा। चूल्हे के पास बैठकर पूरा परिवार बिना मसाले की उबली सब्जी खाता है। अगली सुबह ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाहर धुंध और छप्पर से ओस टपक रही होती है। चिंटू और पिंकी कंबल में दुबके बैठे होते हैं। चलो उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मम्मी, आज मत नहलाओ, बहुत ठंड है। मुझे पानी से डर लग रहा है मम्मी, बहुत ठंडा होगा। उर्मिला चूल्हे पर पानी रखती है। लकड़ियां जल रही होती हैं, धुआं फैल जाता है। जैसे तैसे थोड़ा सा गुनगुना पानी होता है। वो दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी उससे नहलाती हैं। बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। नहाने के बाद उर्मिला बच्चों को कपड़े पहनाने लगती है। चिंटू का स्वेटर जगह जगह से फटा होता है। पैंट की सिलाई उधड़ी होती है। पिंकी की फ्रॉक की बाजू में बड़ा सा छेद होता है। मम्मी देखना, हम रोज यही फटे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। इनमें हमारी बिल्कुल भी ठंड नहीं रुकती और स्कूल में सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। मम्मी देखना, मेरी बाजू में कितना बड़ा छेद हो गया है। अब मैं इसे कैसे पहन कर जाऊं? बेटा पहन लो, वैसे भी ये अंदर पहनने के कपड़े हैं, किसी को बाहर नहीं दिखेगा। और थोड़ा समझने की कोशिश करो, अब तुम बड़े हो रहे हो। मम्मी, आप तो हमेशा ऐसे ही कहती हो। हाँ मम्मी, हर बार यही थोड़ा दिन रुक जाओ, थोड़ा दिन रुक जाओ। हमारी तो पूरी सर्दी निकल जाएगी, पता नहीं कपड़े कब आएंगे। उर्मिला कुछ बोल नहीं पाती है और उसके होंठ कांपने लगते हैं। बच्चे गुस्से में कपड़े पहनकर जूते पहनते हैं और बिना पीछे देखे घर से निकल जाते हैं। दरवाजे के पास खड़ी गौरी सब देख रही होती है। दीदी, बच्चों को क्या पता हालात क्या है, हम उनसे क्या कह सकते हैं? वो भी तो एक अच्छा जीवन चाहते हैं। बहन, हम भी क्या करें, जैसे घर की हालात है उन्हें देखकर ही तो चलेंगे। कड़कड़ाती रात में मिट्टी के घर में सब लोग फर्श पर ही सोते हैं। नीचे सिर्फ पुरानी चादर और ऊपर पतले कंबल होते हैं। एक रात विमला देवी बार बार करवट बदल रही होती है। उन्हें जोर जोर से छींकें आ रही होती हैं, नाक बह रही होती है। वहीं मोहन जी कांपते हुए कंबल में दुबके पड़े होते हैं। सुबह तक दोनों की हालत और बिगड़ जाती है। दिन निकलते ही विमला देवी उठ नहीं पाती है। बहू, आज तो मेरी देह टूट रही है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। वहीं मोहन को तेज बुखार होता है। उनका बदन तप रहा होता है और होंठ सूख चुके होते हैं। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची है बेटा। उर्मिला और गौरी घबरा जाती हैं। दोनों सास ससुर को सहारा देकर दीवार के पास बिठा देती हैं, लेकिन दोनों पूरे दिन खांसते खांसते बेहाल हो जाते हैं। छींकें रुकने का नाम नहीं ले रही होती हैं। बुखार में दोनों तड़प रहे होते हैं। शाम ढलते ढलते उर्मिला पैसे वाली छोटी सी पोटली निकालती है और उसे उलट पलट कर देखती है। वो खाली होती है। दीदी, घर में 1 रुपया भी नहीं है, अब दवाई गोली का खर्चा और बढ़ गया। उर्मिला सास की तरफ देखती है। विमला देवी की आंखें आधी बंद और सांस भारी हो रही होती है। हाँ बहन, कर क्या सकते हैं, मगर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मम्मी पापा की हालत देखो कितनी खराब हो रही है। अगर आज दवाई नहीं मिली दीदी, तो भगवान जाने क्या होगा। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। अगले दिन मिट्टी के घर के दरवाजे के पास उर्मिला और गौरी चुपचाप बैठी इंतजार कर रही होती है। बच्चे एक कोने में बैठे कांप रहे होते हैं। दरवाजा खुलता है। पहले दीपक अंदर आता है, चेहरा उतरा हुआ और कंधे झुके होते हैं। उसके पीछे सूरज भी आ जाता है। दीपक बैठते ही सिर पकड़ लेता है। मेरी तो नौकरी छूट गई। उर्मिला और गौरी दोनों एक साथ उसकी तरफ देखते हैं। मालिक ने मुझे आज निकाल दिया। बोला 4-5 कट्टे लगातार नहीं उठा पाया। ठंड बहुत ज्यादा थी और कमजोरी भी थी। कमर में लचका आ गया। वो कराते हुए कमर पकड़ लेता है।
भैया मेरी भी नौकरी छूटने के कगार पर है। मालिक कह रहा था जो लोग फैक्ट्री में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें निकाल दूंगा। अब आप लोगों को कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा, ऐसे काम नहीं चल सकता। उर्मिला बच्चों की तरफ देखकर फिर बीमार सास ससुर की ओर देखती है। हाँ, गौरी सही कह रही है, घर के हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही, मम्मी पापा की तबीयत खराब है और खाने को घर में कुछ भी नहीं है। मैंने खुद को इतना बेबस कभी नहीं समझा। कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा हम सबको, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ करना होगा। हाँ, वरना ये ठंड, ये बीमारी और ये भूख सब हमें तोड़ देगी। अगले दिन ठंड इतनी कड़ाके की होती है कि सांस लेने पर भी भाप निकल रही होती है। दीपक और सूरज काम पर जाने के लिए निकले ही होते हैं कि गली के बीचों बीच एक कार आकर खड़ी होती है। रास्ता पूरी तरह बंद होता है। पीछे धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगती है। कार के पास पड़ोस का अकड़ू लड़का मोहन खड़ा होता है। भाई जरा अपनी कार साइड कर लो, लोगों को निकलने का रास्ता दे दो, तेरी वजह से पीछे पूरी भीड़ लग गई है। रोहित घर का दरवाजा जोर से खोलता है और लड़ाई के मूड में बाहर निकल आता है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई हम झगड़ा नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा साइड कर लो, लोगों को जाने दे। हाँ भाई, हमें कोई जलन नहीं है, बस रास्ता खुल जाएगा। बहुत गर्मी आ रही है ना तुम दोनों में, आज निकालूं तुम्हारी गर्मी। अरे गर्मी नहीं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। देखते ही देखते रोहित और दोनों भाइयों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया, लेकिन रोहित की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही होती है। रात गहरी हो चुकी थी। ठंड और अंधेरे में मिट्टी का घर चुपचाप सो रहा होता है। अचानक धड़ाम धड़ाम मारपीट की तेज आवाजों से नींद टूट जाती है। रोहित 4-5 लड़कों को साथ लाता है। डंडों से उन्होंने मिट्टी के घर की छप्पर वाली छत तोड़नी शुरू कर दी। खिड़की पर लाठियां मारते हैं, कांच टूट जाता है। बाहरी पड़ी सूखी घास में आग लगा देते हैं, दीवारों में छेद कर देते हैं, पूरा घर हिलने लगता है। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? आग की बदबू भी आ रही है कहीं से। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। उर्मिला दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये सब उसी मोहन का काम है। आज सुबह उससे हमारी लड़ाई हुई थी, उसने हमसे इस तरह बदला लिया है। इतनी गरीबी होने के बाद भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। हमारे पास खाने रहने के पैसे नहीं है और अब दुश्मनी और मोल ले ली। उर्मिला टूट चुकी होती है। वो उजड़ी छत की तरफ देखती है, ऊपर खुला आसमान दिख रहा होता है। अब बताओ, घर में खाने को कुछ नहीं है, मम्मी पापा बीमार हैं और अब घर की छत भी उजड़ गई। रोहित अपना कांड करके अंधेरे में भाग चुका होता है। बाकी सभी डर से घर के बाहर आ गए थे, क्योंकि छत का सामान नीचे गिर रहा था। अगर उनके ऊपर गिर जाता तो उन्हें बहुत नुकसान हो। छत टूटी, छप्पर उखड़ा हुआ और दीवारों में जगह जगह छेद होते हैं। ठंडी हवा बिना रुके अंदर घुस रही होती है। रात आते ही ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बर्फीली सुइयां शरीर में चुभ रही हो। उर्मिला फटे कंबल को बच्चों पर डालते हुए कहती है, बस थोड़ा और चिपक जाओ, शायद ठंड कम लगे। लेकिन ठंड कहाँ रुकने वाली होती है। चिंटू की नाक लगातार बह रही होती है और बदन तप रहा होता है। मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मी सीने में दर्द हो रहा है। गौरी उसका माथा छूती है। तेज बुखार होता है। दीदी दोनों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। घर में दवाई नहीं, पैसे नहीं और बाहर जाना भी मुमकिन नहीं होता है। अगले दिन चूल्हा ठंडा पड़ा होता है और बर्तन खाली होते हैं। मोहन जी और विमला देवी एक कोने में बैठे कांप रहे होते हैं। ठंड हड्डियां तोड़ रही है बेटा, रात भर आंख नहीं लगी। अरे नींद कहाँ आए, ऊपर से छत ही नहीं बची। दिन हो या रात, ठंड में सब लोग कांपते रहते हैं। रात को सब जागते रहते हैं और दिन में कमजोरी से उठ नहीं पाते हैं। कभी कोई खांसता, कभी कोई सिसकता, तो कभी बच्चे बुखार में पड़े होते हैं। उर्मिला और गौरी बारी बारी से बच्चों को गोद में लेकर बैठती रहती है। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर होती है। दीदी भगवान भी शायद हमें भूल गए हैं। नहीं बहन, भगवान देर से ही सही आएंगे जरूर, लेकिन आज तो हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। भूख, बीमारी, ठंड, चारों तरफ से जिंदगी ने उन्हें जकड़ लिया होता है। उस दिन गौरी बिल्कुल टूट चुकी होती है। ठंडी हवा टूटी झोपड़ी के अंदर घूम रही होती है और घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। गौरी एक कोने में बैठी होती है, सिर दोनों हाथों में दबाए। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है माँ। जैसे वो कॉल उठाती है, माँ की आवाज कानों में पड़ते ही गौरी फूट फूट कर रो पड़ती है। मम्मी बहुत परेशानी चल रही है, छोटी सी झोपड़ी थी वो भी टूट गई। कुछ समझ नहीं आ रहा अपने घर वालों को इस मुसीबत से कैसे निकालूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ।
बेटा पहले तो रोना बंद कर, इतना रो क्यों रही है? परेशानी तो हर घर में आती है। तुझे याद है वो समय जब हमारे घर में एक बार खाने को कुछ भी नहीं था? तब तूने ही तो हौसला रखा था। जैसे तूने वहाँ हिम्मत नहीं हारी थी, वैसे ही यहाँ भी मत हार। वो ससुराल भी तेरा ही घर है। मम्मी, मैं कुछ सोच तो रही हूँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा पहले ये बता, बात क्या है? यहाँ सूरज और दीपक भैया की एक लड़ाई हो गई थी। उसकी वजह से गुंडों ने हमारा घर तोड़ दिया। अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है और खाने के लिए पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पहले के जमाने में भी तो लोग बिना ईंट सीमेंट के रहते थे, सब मिट्टी के घरों में ही रहते थे। गौरी चुप होकर सुनती रहती है। अगर तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल रहा तो अपना मिट्टी का घर फिर से बना ले। मम्मी, सच में हो सकता है ये? हाँ बेटा, लकड़ियों से ढांचा बना लो, फिर मिट्टी में भूसा मिलाकर दीवारों पर लिपाई शुरू कर दो। ठंड भी रुकेगी और छत भी बन जाएगी। मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। अब मैं आपको कुछ दिन फोन नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसी काम में लगना है। अब मुझे अपने घर वालों की मदद करनी है। कोई बात नहीं बेटा, तू खुश है तो मैं खुश हूँ। भगवान तुझे हिम्मत दे। फोन कट जाता है और गौरी को नया रास्ता मिल जाता है। अगली सुबह गौरी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। औरतें उसे देखकर बातें बनाना शुरू कर देती हैं। अब देखते हैं ये कैसे अपना मिट्टी का आलीशान घर बनाएगी। बड़ी डींगे मारती थी ना, अब सारी अकड़ निकल जाएगी। हाँ भाई, हम भी देखते हैं इस गांव में कैसे रहेगी। अब इनके पास रहने का घर भी तो नहीं होगा। औरतों की हंसी को गौरी एक मुकाबले की तरह ले लेती है। गौरी सब सुन रही होती है। इस बार मुंह से नहीं, कुछ करके जवाब दूंगी, ये देखते रह जाएंगे। वो चुपचाप काम खत्म करके घर के अंदर चली जाती है। अंदर उर्मिला बच्चों को संभाल रही होती है। दीदी, बाहर जो बातें हो रही है वो मत सुनो। उर्मिला गौरी का चेहरा देखती है, उसमें डर नहीं हिम्मत होती है। दीदी, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपना एक मिट्टी का आलीशान घर बनाए? क्या सच में ये हो सकता है? हाँ दीदी, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम मेहनत करें तो जरूर हो सकता है। उर्मिला की आंखों में उम्मीद जाग जाती है। शाम को दोनों दीपक और सूरज से बात करती हैं। कल से हम अपना मिट्टी का आलीशान घर बनाना शुरू करेंगे। आप दोनों बस हमारी मदद कर देना, बाकी सब हम कर लेंगे। अगर तुम दोनों हिम्मत रख सकती हो तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, मेहनत करेंगे, ये मिट्टी ही हमारा सहारा बनेगी। अगले दिन दोनों एक खाली प्लॉट की तरफ जा रहे होते हैं जहां जमीन पर अच्छी मिट्टी पड़ी होती है। सूरज, यही मिट्टी सही रहेगी, इसमें पकड़ है, इसमें दीवारें मजबूत बनेगी। हाँ भैया, आज जितनी हो सके उतनी ले चलते हैं। दोनों फावड़े से मिट्टी खोद खोद कर बोरियों में भरने लगते हैं। हाथ सुन्न हो रहे होते हैं और कमर दर्द कर रही होती है, लेकिन चेहरे पर थकान से ज्यादा उम्मीद होती है। कई चक्कर लगाकर वो मिट्टी घर ले आते हैं। घर पहुंचकर गौरी और उर्मिला पहले से तैयार खड़ी होती हैं। दीदी, पहले ढांचा खड़ा करेंगे, फिर मिट्टी का काम शुरू होगा। दीपक और सूरज पास के जंगल और खेतों से डंडे, बांस और लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। सब मिलकर जमीन पर निशान बनाते हैं। चारों दीवारों की जगह, दरवाजे और खिड़की का माप लेते हैं। ढांचे का काम शुरू कर देते हैं। डंडों को जमीन में गाड़ देते हैं और उन्हें रस्सियों और पतली लकड़ियों से बांध देते हैं। धीरे धीरे एक घर का ढांचा खड़ा होने लगता है। छत के ऊपर बांस बिछा देते हैं। सब थककर जमीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन पहली बार घर जैसा कुछ खड़ा दिख रहा होता है। दूसरा दिन गौरी और उर्मिला मिट्टी में भूसा और पानी मिलाना शुरू कर देती हैं। नंगे पैरों से मिट्टी गूंथती हैं और उसे थोड़ा पतला करती हैं। हाथों से पहली परत दीवारों पर चढ़ा देती हैं। गौरी, ये पहली परत है, बस पकड़ बनाएगी। तीसरा दिन पहली परत सूखने के बाद दूसरी परत चढ़ाई जाती है। इस बार दीवारें मोटी होने लगती हैं और हवा अंदर कम आती है। चौथा दिन तीसरी परत होती है, दरारें बढ़ जाती हैं और खिड़की दरवाजे के किनारे मजबूत हो जाते हैं। पांचवा दिन चौथी और पांचवी परत, अब दीवारें सख्त हो चुकी होती हैं। घर अंदर से गर्म लगने लगता है। हर दिन सुबह सब लोग काम में लग जाते हैं। दोपहर में थोड़ा आराम और शाम को फिर काम। हाथ छिल जाते हैं और नाखून में मिट्टी जम जाती है, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। गौरी दीवार पर आखिरी परत लगाते हुए कहती है, दीदी देखना, यही मिट्टी हमारा आलीशान घर बनेगी। आज समझ आया कि आलीशान घर ईंटों से नहीं, हिम्मत और मेहनत से बनता है। पहली मंजिल दीपक और सूरज नींव और दीवारों को और चौड़ा कर देते हैं। 4-5 परत मिट्टी की लगाई गई ताकि भार सह सके। इस मंजिल को डाइनिंग और किचन के लिए रखा गया। गौरी मिट्टी से ही एक लंबी डाइनिंग टेबल बना देती है, चारों तरफ गोल किनारे ताकि कोई चोट न लगे। मिट्टी की ही कुर्सी भी बना देती है और ऊपर से चिकनाई लिपाई करके डिजाइन बनाती है। देखो दीदी, अब खाने का भी अपना आलीशान ठिकाना है। दूसरी मंजिल पर ड्राइंग रूम बनाते हैं।
उर्मिला दीवारों के साथ मिट्टी के सोफे बनाती है जो अंदर से खोखले और ऊपर से मोटी परत वाले होते हैं। मिट्टी की ही छोटी सेंटर टेबल और दीवार में बने शोकेस जहां खाने, दिए और छोटे बर्तन रखे होते हैं। विमला देवी घर देखने आती है। ऐसा आराम तो हमने पक्के घरों में भी नहीं देखा। तीसरी मंजिल पर सबके बेडरूम्स होते हैं। दीपक और सूरज मिट्टी से मजबूत बेड बना देते हैं जो ऊंचा, चौड़ा और ठंड रोकने वाला होता है। किनारों पर मिट्टी की ही अलमारी और दीवारों में छोटे छोटे लैंप भी बनाते हैं। मम्मी, अब ठंड नहीं लगेगी ना? उर्मिला उसे सीने से लगा लेती है। चौथी मंजिल बच्चों के लिए होती है। मिट्टी की स्टडी टेबल, बैठने के चबूतरे और दीवारों पर मिट्टी से उभरे हुए फूल और पत्तियों की डिजाइन। अब कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और आखिरी पांचवी मंजिल सबसे ऊपर बनी होती है जहां खुली छत और पूजा की जगह बना देते हैं। मिट्टी से बना छोटा मंदिर, चारों तरफ हवा रोकने वाली दीवारें और बैठने के लिए चौड़े चबूतरे। यहाँ खड़े होकर पूरा गांव दिखता है। मिट्टी का सोफा, मिट्टी का बेड, मिट्टी की डाइनिंग टेबल, मिट्टी की अलमारी, मिट्टी की सीढ़ियां, मिट्टी के दिए और सजावट। हर चीज हाथों से गढ़ी गई होती है और मेहनत से सजी होती है। शाम को सब लोग 5वीं मंजिल पर खड़े होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है। गौरी आसमान की तरफ देखकर कहती है, जिस मिट्टी पर लोग हंसे थे आज वही हमें 5 मंजिल तक ले आई। ये सिर्फ घर नहीं, हमारी हिम्मत का महल है। नीचे गांव वाले हैरानी से उस मिट्टी के आलीशान 5 मंजिला घर को देख रहे होते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें मिट्टी के आलीशान घर पर पड़ रही होती हैं। दीवारें सूख चुकी होती हैं और हर परत मजबूत हो गई होती है। घर अब पूरी तरह बनकर तैयार होता है। रसोई में उर्मिला और गौरी खड़ी होती हैं। मिट्टी की दीवारों से हल्की सी खुशबू आ रही होती है। अब बस रसोई के लिए स्टील के बर्तन चाहिए होंगे। दीदी, स्टील के बर्तन की क्या जरूरत है? हम तो मिट्टी के बर्तन बना लेंगे। सच में? हाँ दीदी, मिट्टी है, हाथ है, मेहनत है तो बर्तन भी बन जाएंगे। दोनों बाहर आंगन में आ जाती हैं। गीली मिट्टी लाकर उसे अच्छी तरह गूंथ कर गौरी चाक की तरह हाथों से घुमाते हुए एक एक बर्तन बनाना शुरू कर देती है। मिट्टी की हांडी, मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी की थालियां, मिट्टी के कटोरे और मिट्टी के चाय के कुल्हड़। उर्मिला किनारों को चिकना कर रही होती है। गौरी उन पर सुंदर सुंदर डिजाइन बना रही होती है। कहीं फूलों की बेल, कहीं पत्ते और कहीं छोटी छोटी लकीरें। गौरी, ये तो बाजार से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। दीदी, जब अपने हाथों से बनाते हैं ना तो उसमें आत्मा भी खुल जाती है। बर्तन धूप में सूखने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद चूल्हे पर आग जलती है। पहली बार नए घर की रसोई में मिट्टी की हांडी चढ़ जाती है। विमला पास आकर बोलती है, आज तो सच में लग रहा है ये घर मिट्टी का नहीं सोने का बना है। उर्मिला और गौरी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। घर की 5 मंजिलें एक के ऊपर एक आलीशान लग रही होती हैं। दीवारों पर मिट्टी की चिकनाई लिपाई, किनारों पर हाथों से बने गए डिजाइन, खिड़कियों के चारों ओर मिट्टी के बने हुए फ्रेम, दरवाजों पर मिट्टी से बना सुंदर तोरण और कलश, छतों पर मिट्टी की मजबूत मुंडेर जहां से धूप भी आती है। अंदर नीचे की मंजिल पर मिट्टी की डाइनिंग टेबल और बेंचें, दीवार में बने रैक और खाने, ऊपर ड्राइंग रूम में मिट्टी के सोफे और सेंटर टेबल, बेडरूम में मिट्टी के मजबूत बेड, अलमारियां और लैंप, बच्चों की मंजिल में स्टडी टेबल और चबूतरे। घर के सामने पूरा परिवार खड़ा होता है। विमला देवी कांपते हाथों से दीवार को छूती है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना दिया। हमने तो ऐसा आलीशान घर सपने में भी कभी नहीं देखा था। यह घर नहीं, हमारी इज्जत और मेहनत का सबूत है। दीपक और सूरज गौरी व उर्मिला की तरफ देखकर कहते हैं, ये सब तुम दोनों की हिम्मत से ही हुआ है। मिट्टी को महल बना दिया तुमने। गौरी घर की तरफ देखती है। जिस मिट्टी पर लोग ताने मारते थे, आज उसी मिट्टी ने सबको चुप करा दिया था। आलीशान घर ईंटों से नहीं, हौसलों से बनता है। पूरा परिवार उस मिट्टी के आलीशान घर के अंदर जाता है। अगली सुबह सबसे पहले पड़ोस के लोग धीरे धीरे उस मिट्टी के आलीशान घर के सामने आकर खड़े होने लगते हैं। किसी ने दीवार छूकर देखी, किसी ने छत की ओर नजर उठाई तो कोई अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है। अरे, ये सच में मिट्टी का घर है? इतना मजबूत और इतना सुंदर। हम तो समझ रहे थे मजाक होगा, पर ये 2 कोठी से भी ज्यादा आलीशान लग रहा है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। जो लोग कभी गौरी और उर्मिला की गरीबी पर ताने मारते थे, आज वही उनकी मेहनत को सलाम कर रहे होते हैं। गांव में जो बड़े बड़े कोठी वाले लोग होते हैं, जिनके पक्के मकान, ऊंचे गेट और 4 पहिया गाड़ियां होती हैं, वो भी खबर सुनकर आ पहुंचते हैं। एक सेठ जी जो हमेशा अकड़ में रहते थे, घर के बाहर खड़े होकर बोलते हैं, अरे वो कहाँ छोटा सा टूटा हुआ घर और कहाँ आज ये आलीशान मिट्टी का महल। भाई मानना पड़ेगा, कमाल कर दिया। उनकी पत्नी अंदर जाकर मिट्टी की डाइनिंग टेबल, सोफे और डिजाइनर फ्लावर पॉट देखकर दंग रह जाती है। इतना सुंदर इंटीरियर तो हमारी कोठी में भी नहीं है। कुछ ही दिनों में ये घर पूरे गांव की पहचान बन जाता है। लोग दूर दूर से आने लगते हैं।
अरे आजकल के बच्चों ने मिट्टी की कदर फिर से सिखा दी है। ये दोनों बहुएं नहीं होती तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता। एक दिन गांव के प्रधान जी अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार बाहर खड़ा होता है। प्रधान जी घर को चारों तरफ से देखते हैं और अंदर जाते हैं। हर मंजिल पर जाते हैं और फिर गहरी सांस लेकर बोलते हैं, भैया आपने तो बहुत आलीशान घर बना लिया। पूरे गांव में आपके घर की तारीफ हो रही है। ये सब हमारी बहुओं का कमाल है प्रधान जी। हाँ, आप दोनों ने साबित कर दिया कि हुनर और मेहनत पैसों की मोहताज नहीं होती। एक दोपहर गांव में कुछ शहर के लोग आ जाते हैं। कैमरा, मोबाइल और ड्रोन के साथ वो घर को देखकर तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये घर नहीं, एक आर्ट है, मिट्टी का आर्किटेक्चर। कैमरा बाहर से अंदर जाता है। मिट्टी का मुख्य दरवाजा, सजी दीवारें, मिट्टी की क्रॉकरी सजी हुई, फूलों से भरे डिजाइनदार फ्लावर पॉट, रसोई में मिट्टी के बर्तन, हर कमरे में अलग डिजाइन। कैमरा हर मंजिल पर जाता है और हर कोने को कैद कर लेता है। वीडियो का नाम रखा जाता है मिट्टी का आलीशान घर, जब हुनर बोलता है। वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही जैसे आग लग जाती है। लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आते हैं कि इतना यूनिक घर पहले कभी नहीं देखा। गरीबी से कला तक का सफर सलाम। कुछ ही दिनों में एक मीडिया टीम घर के बाहर आ खड़ी होती है। माइक, कैमरा, लाइट सब तैयार होता है। आज हमारे साथ हैं मिट्टी के आलीशान घर की असली हीरो गौरी और उर्मिला। दोनों बहुएं अपनी ही मिट्टी के घर में सादगी से बैठकर इंटरव्यू देती हैं। आपके इस घर के पीछे का राज क्या है? ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये सब हमारी गरीबी से शुरू हुआ। एक वक्त था जब हमारे घर में 1 रुपया खाने तक को नहीं था, न सिर पर छत थी, न भविष्य की उम्मीद। हमारा पुराना घर टूट चुका था, रहने की जगह नहीं थी। तब हमने सोचा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हमारे पास मिट्टी तो है। लाचारी ने हमें हिम्मत दी और मेहनत ने रास्ता दिखाया। वो बताती हैं कि कैसे रोज मिट्टी ढोई, परत पर परत चढ़ाई, हाथ छिल गए पर हौसला नहीं टूटा। हमने हार मान ली होती तो आज ये घर नहीं होता। इंटरव्यू भी वीडियो से ज्यादा वायरल होता है और लोग प्रेरित होने लगते हैं। कई गांव से कॉल आता है कि हमें भी ऐसा घर बनवाना है। अब हालात बदल चुके होते हैं। घर में खाने की कमी नहीं होती और सम्मान की भी कमी नहीं होती। गौरी और उर्मिला अब लोगों को मिट्टी के घर बनाना सिखाने लगती हैं। एक दिन शाम को पूरा परिवार छत पर बैठा होता है। मिट्टी का घर सुनहरी रोशनी में चमक रहा होता है। अब सच में लगता है हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया है और अब हम भी दूसरों की जिंदगी संवारेंगे। अरे जंगल तो सारे पेड़ों और बांसों से भरा पड़ा है, मगर लोग शेर के डर से जंगल का रुख नहीं करते। भूखे बैठे रहते हैं मगर जंगल नहीं आते। इस शेर ने तो हम सबका जीना हराम कर रखा है। अरे संजू, ये मोहन तो कितना बहादुर है। अरे जंगल में जहां शेर का डर है वहां कोई जाता तक नहीं। और देखो तो ये वहां से कितनी सारी लकड़ियां काट कर ले आया है। अरे मैं तो हैरान हूँ, इसका साहस देखो। कितने ही लोग भूखे बैठे रहते हैं मगर जंगल नहीं जाते, और ये हर रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचता है और अच्छे पैसे कमाता है। माँ वो देखो, पिताजी आ गए हैं। पिताजी, पिताजी, मेरे लिए क्या क्या लाए हैं आप? दिन भर का थका हारा लकड़हारा घर पहुंचता है, जहां उसकी एक बेटी और एक बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मोहन आज बहुत खुश था। तभी वो अपनी पत्नी से बोला, अरे मोहिनी, क्या बताऊं तुम्हें, जंगल लकड़ियों से भरा पड़ा है। इनसे बहुत कमाई होने वाली है। मैं आज की लकड़ियां बेचकर ये गधा लेकर आया हूँ। अब से ज्यादा लकड़ियां काट कर लाया करूंगा। आधी गधे पर लाद कर और कुछ खुद उठा कर लाया करूंगा। अरे जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन जंगल में वो खूंखार शेर है। आज भी वो बगल वाले देदे की 2 बकरियों को मारकर साथ ले गया है। इसी बात के डर से तो कोई जंगल जाता ही नहीं है। अरे मोहिनी, अगर ये डर बैठा लिया मैंने तो हम भूखे मर जाएंगे, मैं भी और मेरे बच्चे भी। और तुम्हें तो पता ही है, यहाँ का राजा प्रताप सिंह है और वो कमीशन मांगने हर दूसरे दिन पहुँच जाता है, पता है ना तुम्हें? हाँ, ये बात तो है जी। जंगल नहीं गए तो राजा मार देगा कमीशन न मिलने पर, और अगर चले गए तो शेर मार देगा। कहो तो कोई रास्ता ही नहीं है हम गरीबों के लिए। रास्ते तो बहुत हैं मोहिनी, फिक्र मत करो। जंगल लकड़ियों से भरा पड़ा है, बस इस शेर का डर खत्म हो जाए। इसके शिकार के लिए हम राजा के पास भी गए थे,
मगर घमंडी राजा ने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। हाँ तो राजा हमारी मदद क्यों करेगा? वो तो चाहता ही है कि हम गरीबों का नुकसान होता ही रहे। और तो और वो तो हमारे खून तक को पी जाना चाहता है। हम मगर पी नहीं पाएगा वो हमारा गरीबों का खून। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा बताओ, आज राजा और उसके सिपाही कमीशन लेने तो नहीं आए थे गांव में? नहीं जी, आज तो कोई नहीं आया। खाना मैंने बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर हम सब मिलकर खाना खाते हैं। लगता है थोड़ी देर में बारिश होने लगी। खाना खाकर वो सब सोने चले गए थे। तभी मोहन की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गया। अरे ये किस चीज की आवाज आ रही है? लगता है गधा खेत में घुस चुका है, सारी फसलें खराब कर देगा। अब उठकर जाकर इसे बांधना पड़ेगा। मोहनी को कहा भी था कि इसे बांध ले, मगर लगता है वो गधे को बांधना भूल गई। इतना कहकर मोहन घर से बाहर आया। बाहर बहुत अंधेरा था, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मोहन अपने खेत की तरफ चलने लगा। वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई, कोई जानवर था। मोहन ने समझा कि वही गधा है। उसने उसे कान से पकड़ा और घसीटता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। शेर भी हैरान हो गया और दिल ही दिल में बोला, अरे ये क्या आफत है? इसने तो मुझे कान से पकड़ रखा है। लगता है कोई बहुत ही खतरनाक बला है। ये इंसान तो नहीं लगता। अरे मैंने तो यहाँ के इंसानों को डरा रखा था और ये मुझे ही डरा रहा है। फिर मोहन ने शेर को गधा समझकर अपने घर के आंगन में एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और खुद मजे से जाकर सो गया। अगले रोज जब सुबह हुई, सभी लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे। मोहन और उसकी पत्नी जब उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर भीड़ जमा थी। मोहन यह देखकर हैरान रह गया। अरे भाई लोग, सब ठीक तो है ना? आप सब मेरे घर के बाहर क्यों जमा हुए हो? कोई बात हुई है क्या? अरे मोहन भाई, आपने तो कमाल कर दिया है और अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि कोई बात हुई है क्या? अरे भाई, आपने शेर को पकड़कर अपने आंगन में बांध रखा है। अरे भाई, कौन सा शेर वेर की बात कर रहे हो आप सब? वो तो गधा है। कल ही मैं उसे खरीद के लाया हूँ। रात को वो फार्म में घुस गया था तो मैंने उसे फार्म से पकड़ के आंगन में बांध दिया। अरे मोहन भाई, क्या आप भी ना हमारा साथ मजाक कर रहे हो क्या? चलो चलो, खुद ही देख लो, आपके आंगन में शेर बंधा हुआ है। मोहन जब ये देखता है तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। उधर पूरे राज्य में मोहन के बहादुरी के चर्चे होने लगते हैं, क्योंकि उसने शेर को पकड़कर गांव वालों को बड़ी मुसीबत से बचाया था। जब ये खबर वहाँ के राजा तक पहुँची तो राजा गुस्से से चिल्लाने लगा, महाराज, मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। महाराज, गांव में एक आदमी है। मेरी मुखबिरी के हिसाब से मेरे एक बहुत ही खास आदमी ने बताया है। उसका नाम मोहन है। उसने शेर को पकड़कर अपने आंगन में बांध रखा है। क्या? इतना बहादुर आदमी? तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं। पूरे गांव में इसके नारे लगाए जा रहे हैं। महाराज, इसे खत्म करना होगा। ऐसा बहादुर आदमी आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ, बात तो सच है। चलो फिर चलते हैं। आज गांव में देखते हैं कि किस बहादुर इंसान ने हमारे राज्य में जन्म लिया है। इस तरह राजा अपने सैनिकों के साथ उस गांव पहुंचा जहां लोग उसके डर और खौफ से कांप रहे थे। राजा ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले वहां के लोगों से मोहन के घर का पता पूछा। महाराज, मैं तो आज आपके पास ही आ रहा था। महाराज, मैंने उस शेर को पकड़कर बांध लिया है जो गांव वालों को तंग कर रहा था। अब गांव में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो गांव की परेशानियों का ठेका तुमने उठा रखा है? तुम गांव वालों के ठेकेदार हो जो इनकी सारी मुश्किलें दूर करोगे? हाँ, और सुना है बड़े बहादुर बने फिरते हो। उस शेर को जिंदा पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं?
वाह, इसका साहस तो देखो, मेरे आगे कैसी जुबान चला रहा है। मैंने सुना है तुम गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो और बड़े बहादुर बनते फिर रहे हो। आपने गलत सुना है राजा साहब, मैं तो अपना काम करता हूँ। मैंने किसी को भी आपके खिलाफ नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए। सैनिकों, क्या देख रहे हो तुम लोग? इसका सिर कलम कर दो और वो जो इसका बेटा है उसे भी मार डालूं। राजा का हुक्म सुनते ही मोहन घबराकर कांपने लगा और जमीन पर गिड़गिड़ाने लगा। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। खामोश, अपनी जुबान बंद रखो। सैनिकों, इसके बेटे को भी पकड़ कर ले आओ। शेर का बच्चा अक्सर शेर ही होता है। अगर इसके बेटे को छोड़ दिया तो वो जरूर हमसे बदला लेगा। जो हुक्म महाराज। मगर ये जो एक औरत और एक बच्ची है, इन दोनों का क्या करना है? इनका क्या, ये औरत तो अपने पति और बेटे के दुख में 2-4 दिन की जिंदगी ही जी पाएगी। और रही बात इस छोटी सी नन्ही सी लड़की की, तो ये हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगी। मोहन का परिवार रोता रहा, मगर राजा को दया नहीं आई। जब मोहन को कत्ल कर दिया गया तो उसकी बेटी ये सब देख रही थी, और जब उसके भाई को भी मार दिया गया तो उसकी माँ इस सदमे से वहीं दम तोड़ गई। इधर 20 साल गुजर जाते हैं। मोहन की बेटी भी अब बड़ी हो गई थी, जिसे एक बूढ़ी औरत ने पाला था। उस बूढ़ी औरत की एक अपनी सगी बेटी भी थी, जिसकी उम्र बिल्कुल मोहन की बेटी पायल के बराबर थी। दोनों देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अरे बेटी पायल और संजना, मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि तुम दोनों आपस में बहुत ही गहरी बातें करती हो, लेकिन जब मेरी नजर तुम लोगों पर पड़ती है तो तुम दोनों एकदम चुप हो जाती हो। ऐसा क्यों? नहीं अम्मा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ये तो हम दोनों बहनों की आपस की बातें हैं। अम्मा, तुम आज राजमहल नहीं जा रही हो क्या? अरे अम्मा, तुम्हारे बिना राजमहल की रसोई में खाना कौन बनाएगा, बताओ तो। अरे बेटी, मैं आज बहुत बीमार हूँ। अगर आज मैं राजमहल नहीं गई और रसोई का काम नहीं हुआ तो वो दुष्ट राजा आकर हमारे झोपड़े को आग लगा देगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपकी जगह हम राजमहल की रसोई में चले जाएं? अरे नहीं बेटी, क्यों अपनी मौत को दावत देना चाहती हो? अगर राजा को पता चल गया तो वह तुम दोनों को वहीं पर मार डालेगा। अरे माँ, तुम तो जानती हो कि मैंने बचपन से ही युद्ध में खुद को कितना प्रशिक्षित किया है। तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। माँ, आज वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम आराम करो। इस राजा की शक्ल मैंने अपने बचपन में देखी थी, अब इसका सामना करने का वक्त आ गया है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम्हारे दिल में बदले की आग है, मगर राजा प्रताप सिंह को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अरे माँ, राजा को मैंने थोड़े ही मारना है, तुम बस देखती जाओ। ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि राजा खुद मौत की भीख मांगेगा। पायल और संजना ने बहुत जिद की तो माँ मान गई। आज पायल 20 साल बाद अपने परिवार के कातिल को देखने के लिए तड़प रही थी। वो दोनों महल की ओर निकल पड़े। कौन हो तुम लोग और महल में कहाँ घुसे जा रहे हो? हम महल की रसोई में काम करने वाली अम्मा बरकत की बेटियां हैं। आज अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए हम खुद खाना बनाने के लिए आए हैं। अच्छा, ठीक है। रसोई घर महल के बाहर है, महल में घुसने की कोशिश मत करना। खाना बनाकर फौरन यहाँ से निकल जाना। जी, हम खाना बनाकर फौरन ही यहाँ से चले जाएंगे। पायल और संजना दोनों खाना बना रही होती हैं, तभी पायल संजना से कहती है, यह महल में तो बहुत सख्त पहरा है संजना, राजा तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। फिक्र क्यों करती हो मेरी बहन, मैं पता लगाकर आई हूँ। अभी बाहर 2 सैनिक आपस में बात कर रहे थे। कल राजा का बेटा, मतलब इस महल का राजकुमार, कमीशन लाने हमारे गांव में जाएगा। क्या सच में? ये तो बड़ी खबर है। वाह, मतलब आज महल में आना हमारा बेकार नहीं गया। तुम समझ गई होगी कल हमें क्या करना है। संजना, पता है ना क्या करना है? अभी तक राजकुमार नहीं पहुंचा, ध्यान रखना, एक भी चूक हो गई हमसे तो सब बेकार हो जाएगा।
हाँ हाँ, फिक्र क्यों करती हो बहन, सब इंतजाम हो गया है, बस राजकुमार के आने का डर है। वो दोनों अभी पास में ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक से राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। तभी राजकुमार पेड़ के नीचे से गुजरता है और अचानक एक जाल पेड़ से नीचे गिरता है और राजकुमार उस जाल में फंस जाता है। उसके सिपाहियों को कानों कान खबर तक नहीं होती। अगले ही पल राजकुमार खुद को रस्सियों से बंधा हुआ एक झोपड़े में पाता है। वो हैरान होकर इनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग? तुम लोग नहीं जानते क्या कि मैं राजकुमार हूँ? मुझे क्यों बंद करके रखा है तुम लोगों ने यहाँ? तुम राजकुमार हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ बंद रखा है। अब अपने पिता को एक खत लिखो कि मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, मेरी जान के बदले वो तुम्हारा सिर चाहते हैं। अगले रोज ये खत राजा के महल में पहुँचाया जाता है, जिसे पढ़कर राजा चौंक जाता है। पिताश्री, मैं आपका बेटा राजकुमार हूँ। मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। ये मेरी जान के बदले आपका सिर चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि अब अपने खजाने को बचा लो। मेरी मौत के बाद ये लोग आपका सारा खजाना भी लूट लेंगे। मंत्री जी, मेरे बेटे को ढूंढो। वो लोग उसे ज्यादा दूर नहीं ले गए होंगे। सैनिकों को जंगल की ओर भेजो। मुझे मेरा बेटा शाम तक हर हाल में चाहिए और उन दुष्टों के सिर चाहिए मुझे जिन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया है। और खजाने की रखवाली खड़ी कर दो। खजाना भी सुरक्षित रहना चाहिए। राजा ने अपनी फौज भेजकर जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। शाम तक वो लोग राजकुमार को ढूंढते रहे, मगर उन्हें राजकुमार नहीं मिला। उधर दोनों बहनों ने राजकुमार से खजाने के बारे में सारी जानकारी ले ली और जहाँ खजाना रखा था वहाँ भेष बदलकर पहुँच गई। खजांची साहब, महाराज ने आपके लिए ये चिट्ठी दी है। अच्छा, महाराज ने कोई संदेश ही भेजा होगा। खजांची जी, पिछले कई दिनों से आप और आपके सिपाही दिन रात खजाने की पहरेदारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने महसूस किया है कि लगातार दिन रात खजाने की पहरेदारी करने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसी कारण मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अपने सिपाहियों के साथ आराम करें और जिन 2 सिपाहियों को मैंने यह चिट्ठी देकर भेजा है, जिनके नाम राम और श्याम है, उन्हें पहरेदारी का काम सौंप दें। साथ ही खजाने की चाबी भी उन्हें दे दें, क्योंकि तोरण द्वार में खजाना देखने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हारा राजा प्रताप सिंह। चलो, ये अच्छा हो गया कि महाराज को हम पर दया तो आई है। हाँ ठीक है, तुम दोनों अब से खजाने की अच्छे से निगरानी करना और ये लो चाबी। इसके बाद वो खजांची जो राम और श्याम बनी हुई उन दोनों बहनों को खजाने की सुरक्षा का काम सौंपकर तुरंत वहाँ से चला गया। खजांची के जाने के बाद उन दोनों बहनों ने तुरंत खजाने का दरवाजा खोला और खजाने वाले कमरे में दाखिल हो गई। अंदर पहुंचकर दोनों ने अपने कपड़ों में छुपाए हुए बड़े बोरों को निकाला और सारा खजाना उनमें भर लिया, यहाँ तक कि एक सिक्का भी नहीं छोड़ा। फिर वे वहाँ से एक गुप्त रास्ते से होते हुए सारा खजाना लेकर निकल गयी। अगले ही दिन जब सिपाही खजाने के कमरे के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खजाने वाले कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर से सारा खजाना गायब था। वहाँ उन्हें एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली, जिसे लेकर वे सीधे राजा के पास पहुँचे। महाराज, हम आपका खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में आप सड़क पर आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास अपना सिर हमारे हवाले करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर है कि अपना सिर हमें देकर अपने बेटे को बचा लीजिए। आपकी शुभचिंतक शेर की बेटी शेरनी। महाराज, कुछ याद आया आपको? कई बरस पहले आपने जिस लकड़हारे को कत्ल किया था, उसके बेटे के बारे में आपने कहा था कि शेर का बेटा शेर ही होता है और उसकी एक बेटी भी थी। हाँ हाँ, याद आया। उसके बेटे को तो मैंने मार दिया था, मगर उसकी एक बेटी भी थी जिसे मैंने नन्ही सी लड़की समझकर छोड़ दिया था। हाँ महाराज, ये वही नन्ही सी लड़की है जिसे आपने बरसों पहले नन्ही समझकर छोड़ दिया था। मैं खुद अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलूंगा।
इस लड़की ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया है। मुझे उसे उस वक्त जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। राजा कई बरसों तक अपने बेटे को ढूंढता रहा, मगर उसे उस राजकुमार की कोई खबर तक नहीं मिली। राजा के पास जो भी धन था वो सब लुट चुका था। तभी एक दिन राजा को एक खबर मिली। महाराज, अनर्थ हो गया है। महाराज, हमारे सभी सैनिक हमारे राज्य को छोड़कर दूसरे राजा के राज्य में चले गए हैं, क्योंकि हमारे पास खजाना न होने की वजह से हम उन्हें धन नहीं दे पा रहे थे और उस राजा ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। क्या मंत्री जी, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा? गांव वालों ने भी बगावत कर दी है। मंत्री जी, अब आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। मैं अपना सिर काट कर दे रहा हूं। आप उस दुष्ट लड़की के पास पहुंचाकर मेरे बेटे को बचा लीजिए। इतना कहकर राजा ने अपनी ही खंजर से अपना सिर काट दिया। मंत्री वो सिर लेकर गांव में पहुंचा। जब ये खबर पायल और संजना को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत राजकुमार को छोड़ दिया। राजकुमार ने जब अपने पिता का कटा हुआ सिर देखा तो वह वहीं दम तोड़ गया। इस दुष्ट राजा ने आज से 20 साल पहले मेरे पिता की हत्या की थी, मेरी आंखों के सामने, और मेरे भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो मेरे पिता का बेटा था, और ये कहकर मार दिया था कि शेर का बेटा शेर ही होता है, ताकि वो कभी बदला ना ले सके। और मुझे इसने सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि ये छोटी सी लड़की है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। 20 साल से मैंने हर पल इस दिन का इंतजार किया है। गांव वालों, ये सारा खजाना जो इस दुष्ट राजा ने कमीशन के नाम पर तुमसे वसूला था, वो सब अब तुम्हें लौटाया जाएगा। बेटी, न तो तुम कोई हत्यारिन हो और न ही कोई चोर। बेटी, न तुम हैरान हुई और न ही कोई चूक की। तुमने किसी को भी नहीं मारा और अपने दुश्मनों को मार भी दिया, और फिर गांव वालों का लूटा हुआ खजाना भी सही सलामत गांव वालों तक पहुंचा दिया। अरे, हम तो धन्य हैं कि तुम्हारे जैसी बेटी ने इस गांव में जन्म लिया है। आज से मैं तुम्हें हमारे राज्य की रानी घोषित करता हूँ। ये सुनते ही वहाँ सब लोग खुशी से झूम उठे। एक गांव में गोरी नाम की एक औरत रहती थी जो महाराज के महल में दासी का काम करती थी। गोरी के घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। अरे बहू, इतनी देर लगा दी गाय का दूध निकालने में? क्या हाथ टूट रहा है तेरा? जी माँ, बस मैं आती हूँ, थोड़ा ही काम रहता है। थोड़े थोड़े काम के चक्कर में सुबह से भूखी बैठी हूँ, नाश्ता तक किसी ने नहीं दिया मुझे। आए रे मेरी पूटी किस्मत, 21 गमवार को घर में ले आई। अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया है तू? क्या हो रहा है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ए गौरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब तक माँ को नाश्ता नहीं दिया, और मेरा नाश्ता कहाँ गया है? अरे जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सारा काम खत्म किया है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अब नाश्ता बनाने ही जा रही हूँ, फिर महल के लिए भी निकलना है। अरे ओ घोरी, किसको दिखा रही है ये महल के ठाठ? रानी तो है नहीं तू, बस दासी है दासी, समझी? और सुन ले, माँ को नाश्ता दिए बिना अगर कहीं गई तो बुरा होगा। नहीं नहीं जी, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। माँ को नाश्ता दिए बगैर तो मैं कभी भी नहीं गई। क्यों माँ, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैंने आपको नाश्ता दिए बगैर घर से निकलने दिया हो? अच्छा, प्रवचन नहीं, तुमसे नाश्ता मांगा था। बढ़िया ही प्रवचन देने वाली। चलो माँ, अंदर चलते हैं। गोरी की जिंदगी ऐसी ही थी। सारे घर का काम करने के बाद गोरी महल की ओर निकलती थी। गोरी को कोई संतान नहीं थी, जिसके ताने उसे हर रोज ही मिलते थे। उस राज्य में महाराज तेज प्रताप सिंह नामक राजा राज करता था। राजा तेज प्रताप कुछ सन की स्वभाव के थे। वे बहुत गुस्सैल और जालिम माने जाते थे। एक दिन राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए।
राजा जब जंगल में घूम रहे थे तभी एक सन्यासी की नजर उन पर पड़ी। राजा को देखते ही सन्यासी बोले, अरे ये तो महाराज तेज प्रताप सिंह हैं, लगता है इधर ही आ रहे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं एक पाखंडी हूँ तो बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वो पाखंडी जिसने एक साधु का भेष बना रखा था अभी सोच ही रहा था कि तभी राजा भी वहाँ पहुँच गए और बोले, प्रणाम साधु महाराज, मैं तेज प्रताप सिंह इस राज्य का राजा हूँ। मुझे साधु संतों पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी महाराज, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का। महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके कूख से पुत्र होगा या पुत्री। राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपकी रानी के कूख से पुत्र होगा या पुत्री, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की ये बात सुनकर राजा बहुत भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से ही नफरत होने लगी। राजा तुरंत महल लौटा। राजा बहुत ही परेशान अवस्था में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परेशानी में वो इधर उधर चलने लगा। तभी रानी की नजर राजा पर पड़ी। महाराज, क्या बात है, आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं। कैसी परेशानी है? मैंने आज तक आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। परेशानी आप है रानी, आप ही मेरी परेशानी का कारण है। मैं कैसे महाराज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सुन लीजिए जरा ध्यान से रानी, अगर आपने एक बेटी को जन्म दिया तो उसे तो मैं मरवा ही डालूंगा, मगर आपको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गई ना आप? रानी ने जैसे ही राजा की ये बात सुनी, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रानी दिन रात इसी बात के बारे में सोचती रहती और यही प्रार्थना करती कि उनके यहाँ बेटी ना हो। इसी तरह समय बीतता गया और ऊपर वाले की मेहर से रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल वासियों, सब खुशियां मनाओ, महल का उत्तराधिकारी आ गया है। सब नाचो, घूमो और गाओ। महाराज को जैसे ही ये खबर मिले वो खुशी से झूम उठे। महल खुशियों से गूंज उठा, चारों ओर संगीत बजने लगा। अधिकारी और दासियां झूम झूम कर नाचने लगे, मानो पूरा महल उत्सव में डूब गया हो। इधर रानी तो बस इसलिए खुश थी कि पुत्री नहीं हुई, वरना राजा उसे और उसकी बेटी दोनों को मार देता। ऐसे ही समय बीत गया। राजकुमार अब 2 साल का हो गया था। रानी फिर से गर्भवती थी। राजा रानी के कक्ष में आए और बोले, मैं कुछ समय के लिए रीथनगर जा रहा हूँ। वहाँ हमारे कुछ मित्र हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। राजकार्य को कुछ समय के लिए मंत्री ही देखेगा और आप भी यहाँ हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। मगर याद रखना रानी, हमें लौटने में समय लगेगा। यदि तुम्हारा गर्भ से बेटी का जन्म हुआ तो उसे मरवा देना। मैं बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। जी जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं यहाँ का सब काम देख लूंगी और पहुँचकर हमें पत्र लिख देना कि आप अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। राजा को वापस अपने नगर लौटने में कई महीने का समय लग गया, लेकिन इस दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर रानी को था वही हुआ। बेटी को देखते ही रानी घबरा गई। अरे ऊपर वाले, जिस बात का डर था वही हो गया। अब तो राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। ये गिरा हुआ काम मैं कैसे करूं? मैं एक माँ हूँ। मुझे जितना बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी भी प्यारी है। कन्या हत्या का पाप तो बहुत बड़ा होता है। इतना कहकर रानी रोने लगती है। तभी एक दासी रानी के कक्ष में आती है और आकर रानी से कहती है, रानी, गुस्ताखी माफ हो, आप इतना क्यों रो रही हैं? पुत्र के जन्म पर तो खुशियां मनाई गई थी और आज पुत्री के पैदा होने पर मातम मनाया जा रहा है। क्या ये विपदा महल में भी होती है रानी? नहीं गोरी,
मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे भेदभाव कर सकती हूँ? पुत्र और पुत्री में वास्तव में जो नहीं होना चाहिए वही हो गया। महाराज ने कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताओ, मैं इस मासूम की जान कैसे ले सकती हूँ? बस यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। अरे रानी साहिबा, आप चिंता न कीजिए। आप राजा से कह दीजिए कि मैंने पुत्री को मरवा दिया। हम आपको आपकी पुत्री को महल वासियों के सामने मारने के लिए ले जाते हुए दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में हम उसे मारेंगे नहीं बल्कि पालेंगे। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये मेरी भतीजी है। इस तरह इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से भी ये दूर हो जाएगी। ये सुनकर रानी बड़ी खुश हुई और रानी बोली, आह, ये पुत्री भले ही मुझे देखने को न मिले, कम से कम जीवित तो रहेगी मेरी पुत्री। गोरी, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दान आभूषण भी दूंगी। मेरी पुत्री को तुम्हें राजकुमारी की तरह ही पालना होगा। जी जी रानी, आप चिंता मत करें, मैं आपकी राजकुमारी को राजकुमारी की तरह ही पालूंगी। इतना कहकर दासी ने राजकुमारी को उठा लिया और फिर सारे महल वासियों के सामने ऐसा दिखावा किया मानो वो राजकुमारी को मारने के लिए ले जा रही हो। महल से निकलते ही गोरी ने रानी के दिए हुए दान से एक तांगे को रोका और उस पर बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। गोरी सारे रास्ते बस यही सोचती रही कि इस मासूम को घर ले जाकर वो अपनी सास और अपने पति से क्या कहेगी। क्या वो इस मासूम को पालने देंगे? गोरी चिंता में डूबी हुई थी कि इतने में तांगा उसके घर के पास पहुंच गया। वो तांगे से उतरी और घर के अंदर चली गई। अरे गोरी, ये क्या है? ये किसका बच्चा उठा कर ले आए हो तुम? और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम टांगे पर बैठकर आई हो? अरे मुझे सांस तो लेने दो, आते ही 100 सवाल करने लग गए हो तुम। गोरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये किसका बच्चा है और तुम कहाँ से आ रही हो? अरे मैं महल से आ रही हूँ और ये एक कन्या है, ये राजकुमारी है। राजकुमारी? क्या तुम महल से राजकुमारी को चुरा कर ले आई हो गोरी? पागल तो नहीं हो गई तुम? अरे नहीं नहीं, चुरा कर नहीं लाई हूँ। रानी ने इसे पालने के लिए मुझे दिया है, क्योंकि राजा ने इसे मारने का हुक्म दिया था, इसलिए मैं इसे छुपाकर यहाँ ले आई। रानी ने इसे पालने के लिए मुझे बहुत सारा धन और आभूषण दिए हैं। गोरी का पति और उसकी सास बड़े ही लालची थे। दोनों बहुत खुश हुए कि अब महल से दान की प्राप्ति होगी और राजकुमारी के नाम पर वे जितना लूटना चाहें रानी को लूट सकते हैं। मगर गोरी एक अच्छी औरत थी, वो किसी भी लालच में पड़ना नहीं चाहती थी। अरे मेरी सास का लालच तो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, आज पता नहीं क्या मांगने को बोलेगी रानी से। अरे ओ गोरी, कल मोही, क्या तू गाय का दूध ही निकालती रहेगी या महल भी जाएगी? अरे ऊपर वाले की कृपा से कितना अच्छा मौका मिला है और तू अभी तक यहाँ बैठी हुई है। हाँ माँ, मैं बस ये काम खत्म कर दूं तो उसके बाद जाती हूँ। हाँ हाँ, बड़े काम करती है तू कमकल। बातें तो सुनो इसकी। अब उठ, दफा हो। और हाँ, रानी से 9 लाख हार मांगना है तूने। 9 लाख हार मांग? क्या हो गया है आपको? मैं रानी से 9 लाख हार क्यों मांगूंगी? भला बताइए तो। क्योंकि तू एक मूर्ख औरत है। अरे नालायक, कहीं कि तुझे नहीं चाहिए कुछ भी तो हमें चाहिए, समझी? आज अगर तू 9 लाख हार न लेकर आई तो इस घर में मत आना। माँ जी, हाँ अच्छा ठीक है, मगर इतने लालच अच्छे नहीं होते। अरे ज्ञान मत दे मुझे, चल अब निकल, वरना मुझे डंडा उठाने में जरा भी देर नहीं होगी। गोरी अपनी सास से डरकर उठी और फिर जल्दी में उठकर दूध से भरी हुई बाल्टी रख दी। उसने राजकुमारी को प्यार किया और फिर महल की ओर निकल पड़ी। गोरी मन ही मन सोच रही थी कि आज वो रानी से 9 लाख हार की बात कैसे करेगी, मगर उसके दिल में सास का डर भी था। इस तरह काफी समय बीत गया। जब राजा वापस लौटा तो उसे बताया गया, महाराज, आपके जाने के बाद आपके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था। आपके आदेश के अनुसार उसे मारकर जमीन में दफना दिया गया है। राजा ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। इस तरह काफी समय बीत गया। अब गोरी की बेटी यानी राजकुमारी भी बड़ी हो चुकी थी। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। एक बार जो उसे देखता था फिर देखता ही रह जाता था। अरे कमबख्त, मेरे घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या चाहती है तू
कि मैं बूढ़ी औरत होकर पानी लेने जाऊं? तभी तेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी, बता तो। नहीं नहीं दादी माँ, आप क्यों जाएंगी? मैं हूँ ना, मैं जाती हूँ, मैं ले आती हूँ पानी। आप माँ को बता देना कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, राजा तेज प्रताप अपने नगर की सैर कर रहे थे। जब उनकी सवारी उस दासी के घर के सामने से गुजरी तो राजा की नजर उस खूबसूरत कन्या पर पड़ी। रूपवती तो वो थी ही, पर उस समय और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा तेज प्रताप अचानक उसे देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो अत्यंत रूपवती थी। उसकी सुंदरता पर राजा मोहित हो गया। उसी समय राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये मंत्री, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? उसके रूप ने तो मुझे घायल कर दिया है। जल्द से जल्द इसका पता लगाओ। मंत्री ने जैसे ही राजा का आदेश सुना, आनन फानन उस सुंदर कन्या के घर तक पहुंच गया। वहां जाकर वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये तो महल में काम करने वाली एक दासी का घर था। मंत्री ने तुरंत राजमहल लौटकर राजा को सारी बात विस्तार से बताई। महाराज, वो कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक दासी की बेटी है। वही दासी जो हमारे राजमहल में सेवा करती है। महाराज। मंत्री जी, वो लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। उसकी मोहनी मूरत मुझे बार बार बेचैन करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाओ और उस बूढ़ी औरत के घर जाकर उस लड़की से मेरे विवाह की बात करो। ठीक है महाराज, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं खुद उस बूढ़ी दासी के घर जाऊंगा। मगर याद रहे मंत्री जी, जाते हुए बहुत सारे तोहफे ले जाइएगा, ताकि वो लोग मेरी आयु भूल जाएं। महाराज, आप भी ना, आप तो इस राज्य के राजा हैं। आपकी आयु भला कौन देखेगा? आपको कौन ना कह सकता है? आप बेफिक्र रहिए, मैं लौटकर ही आपको शुभ समाचार दूंगा। अगली सुबह मंत्री दासी के घर पहुँचे। मंत्री उनके लिए बहुत सारे तोहफे ले गए और उनके घर पहुंचकर आवाज लगाने लगे। अरे घर में कोई है? मैं राजमहल का मंत्री हूँ। अगर घर में कोई है तो बाहर आओ। मंत्री जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? महल में वैसे सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो हैं? जी दासी, महल में सब ठीक है। हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। दरअसल हमें यहाँ स्वयं महाराज ने भेजा है। महाराज ने मैं कुछ समझी नहीं, आप खुलकर बात कहिए। दरअसल बात यह है कि महाराज को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। महाराज ने अपने विवाह का संदेश आपकी बेटी के लिए भेजा है। क्या आप होश में तो हैं मंत्री जी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओ भाई, मैं महाराज का विवाह का समाचार तुम्हारी बेटी के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या तुम अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाओगी कभी? देखो, तुम तो भली भांति जानती हो महाराज को, उनका क्रोध कितना भयानक है। ऐसा ना हो कि वे तुम्हारी बेटी को यहाँ से चुपके उठा ले जाएं। उनसे भला कौन पूछेगा? इसलिए अच्छा मशवरा दे रहा हूँ मैं, मान लो, वरना कोई दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। देखिए मंत्री जी, मैं शराफत से कह रही हूँ आपसे कि यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी बेटी का विवाह राजा से नहीं कर सकती, ये संभव ही नहीं है। संभव नहीं है? मगर क्यों? इसमें असंभव वाली क्या बात है? देखिए मंत्री जी, मैं इस समय आपको कुछ नहीं बता सकती। आप बस यहाँ से चले जाइए और फिर कभी ये बात लेकर मेरे द्वार पर मत आना। सारे गांव में ये बात फैल गई कि दासी गोरी ने अपनी कन्या का रिश्ता महाराज को देने से इनकार कर दिया है। सारा गांव महाराज पर हंस रहा था। मंत्री बड़े ही गुस्से में महाराज के पास पहुँचे। राजा ने मंत्री को देखते ही हंसकर कहा, मंत्री जी, बड़े जल्दी लौट आए हैं। क्यों? दासी ने आपको चाय पानी के लिए नहीं पूछा? महाराज, क्षमा कीजिए, मगर हम अच्छी खबर नहीं लाए हैं। महाराज, दासी ने साफ इनकार कर दिया है और यहाँ तक कि हमारा अपमान करते हुए कहा कि ये बात दोबारा लेकर मेरे द्वार पर मत आना। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप मंत्री जी? उस दासी की इतनी हिम्मत? आपने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? महाराज, प्रजा हमसे बहुत नाराज है। अगर हम वहीं उसे मार देते तो लोगों की नफरत और बढ़ जाती, जिससे आपके सिंहासन को खतरा पहुंच सकता था। इस समय हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। मंत्री जी, हम अपना क्रोध रोक नहीं पा रहे
उस दासी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमें ये सहन नहीं होगा। मंत्री जी, उस दासी को पकड़कर तुरंत यहाँ लाया जाए। जी जी महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम सिपाहियों को भेजते हैं उसे पकड़ कर लाने के लिए। आप बेफिक्र रहिए। दूसरी तरफ दासी गोरी बहुत परेशान बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अरे गोरी, इतनी चिंता मत करो, हरिया भी घर में नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, मैं कैसे परेशान ना हूँ, तुम ही बताओ। अरे ऊपर वाले, क्या कोई अनर्थ होने जा रहा है? अब मैं क्या करूँ? ये कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा को इस बात का पता नहीं है। माँ, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। लेकिन हरिया भी घर में नहीं है। हम तीनों इस समय घर से निकलकर जाएंगे कहाँ? वो लोग आपस में अभी बात ही कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी डर के मारे अपनी आशा से कांप उठती है। माँ, इस वक्त कौन हो सकता है? अरे डर मत, हरिया होगा। जाकर दरवाजा खोल। गौरी दरवाजा खोलने जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ राजा के सिपाही खड़े होते हैं। उन्हें देखकर गौरी डर जाती है। आप लोग यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? हमें महाराज ने भेजा है, तुम्हें लेने आए हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अभी। गोरी बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो सिपाहियों के साथ महल की ओर रवाना हो जाती। महाराज, ये वही आपके शत्रु हैं जिन्होंने आपका अपमान किया था और आपके विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया था। एक दासी की बेटी के लिए हमने विवाह का प्रस्ताव भेजा और एक दासी की इतनी हिम्मत कि वो हमें इनकार करे। सिपाहियों, इसे तब तक मारो जब तक कि ये विवाह के लिए राजी न हो जाए। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज, आप उससे शादी नहीं कर सकते। वह मेरी बेटी नहीं है। महाराज, वह कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी है जिसे आपने मारने का हुक्म दिया था। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो दासी तुम? ये मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था? ओह, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दासी, वो लड़की अभी तक जिंदा बची हुई है। मंत्री जी, राजकुमार को बुलाइए अभी, इसी समय। तभी राजकुमार वहाँ आता है और डरते डरते राजा से पूछता है। जी पिताश्री, क्या आपने मुझे बुलाया है? कोई विशेष कार्य है क्या? जी राजकुमार, यही समझ लीजिए। ऐसा कार्य कीजिए जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, और हम इस बार पूरी तरह आप पर ही भरोसा कर रहे हैं। जी कहिए पिताश्री, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आपकी वो बहन जिसे हमने उसके बचपन से ही मृत घोषित कर दिया था, अभी तक जिंदा है, तो आपको उसे मारकर दफन करना है और प्रमाण के तौर पर उसकी आंखें निकालकर हमारे लिए लानी है। क्या? जी पिताश्री, जैसा आपका आदेश। राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर निकला। राजकुमारी भी अपने भाई के साथ साथ चल रही थी। ऐसा चलती हुई कि उसे अपने भाई से जरा भी डर न हो। राजकुमार जंगल के बहुत अंदर जाकर रुक गया और फिर अपनी बहन से कहने लगा, न जाने ऊपर वाले ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। बचपन से आज तक तुम अजनबी लोगों के बीच पली बढ़ी हो। राजकुमारी होकर भी तुमने गरीबी में जिंदगी गुजारी है। तुम्हारा भाई भी कभी तुम्हें मार नहीं सकता। इस जंगल में कहीं छुप जाओ। इसके बाद से तुम्हारे भाग्य में जो होगा, ये जंगल तुम्हें वहां पहुंचाएगा। भाई, मैंने आज पहली और शायद आखिरी बार आपको देखा है। अगर आपने मुझे नहीं मारा और मेरी आंखें निकालकर नहीं लाई तो पिताश्री आपको मार देंगे। फिक्र मत करो, मैं जाते हुए एक हिरन का शिकार करूंगा और उसकी आंखें लेकर जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चला गया और एक मजबूर बहन अपने भाई को जाते हुए निहारने लगी। इस तरह राजकुमारी को उस जंगल में रहते हुए काफी समय गुजर गया। वो पेड़ों से फल और पत्तियां खाकर अपना गुजारा करती थी। अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके वस्त्र फट चुके थे। तभी उस जंगल में दूसरे राज्य का एक राजकुमार भ्रमण करने आया और उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुश्किल में है
और ये आवाज भी किसी स्त्री की लग रही है। राजकुमार की आवाज सुनकर राजकुमारी चुप हो गई। तभी राजकुमार बड़े प्यार से बोला, देखो, मैं एक राजकुमार हूँ। तुम जो भी कठिनाई में हो सामने आओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम सामने आओ। तभी झाड़ियों से हलचल होती है और एक बहुत ही सुंदर स्त्री बाहर आती है। राजकुमार उसे देखकर हैरान रह जाता है। इतनी सुंदर लड़की? तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरे वस्त्र फट चुके हैं, आप मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दीजिए ताकि मैं इन झाड़ियों से बाहर आ सकूं। तभी राजकुमार ने उसे अपनी चादर दी और राजकुमारी झाड़ियों से बाहर आ गई। राजकुमार, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। मुझे मेरे पिता ने मारने के लिए इस जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें बेटियों से नफरत थी। मैं काफी समय से यहाँ हूँ, पेड़ों के फल और पत्ते खाकर गुजारा कर रही थी अब तक। क्या ऐसा निर्दयी पिता भी होता है? ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारा यहाँ जंगल में रहना ठीक नहीं है। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। जी राजकुमार, अगर आप मुझे अपने महल की रानी बनाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने महल की ओर रवाना हो गया और महल पहुंचकर राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। दूसरी तरफ राजा तेज प्रताप, क्योंकि एक सनकी और जालिम राजा था, इसलिए उसकी प्रजा उससे बहुत नाराज थी। इस बात का फायदा उठाने के लिए दूसरे राज्य के राजा उसके राज्य पर हमला करना चाहते थे। उन्हीं में से एक राजा की बेटी का पति राजकुमार युवराज भी था, मगर राजकुमार युवराज को ये मालूम नहीं था कि उसकी रानी असल में राजा तेज प्रताप की बेटी है। और एक दिन राजकुमार युवराज ने तेज प्रताप के राज्य पर हमला कर दिया और उसके महल में घुस गया। राजकुमार, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। हम अपनी हार स्वीकार करते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। युवराज, हमें माफ कर दीजिए। नहीं महाराज, हम आपको माफ नहीं कर सकते। आपको आपके पापों की सजा के रूप में मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इतना होते ही वहाँ राजकुमारी आ जाती है। राजा अपनी बेटी को देखकर रोने लगते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, मेरी बेटी, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पिताजी, आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, पर मैं आपको मारते हुए नहीं देख सकती। राजकुमार, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पिता को छोड़ दीजिए। क्या ये आपके पिता हैं? इतना निर्दयी पिता और एक बेटी का आपने पिता से इतना प्यार? हाँ, ठीक है रानी, आप कहती हैं तो हम आपके पिता को क्षमा कर देते हैं, मगर अब ऊपर वाला आपके पिता को क्षमा करेगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। इस तरह राजकुमारी ने राजा को क्षमा कर दिया और वे सब खुशी खुशी महल में रहने लगे।